हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आई क्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और इतिहास की अपनी इस सीरीज में आज मैं एक और नया सेशन लेकर आया हूं जो कि जुड़ा है ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया से। भारत में किस तरह ब्रिटिशर्स ने अपनी शक्ति का विस्तार किया या कंपनी राज का किस तरह विस्तार हुआ भारत में, आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे तीन मुख्य टॉपिकों के माध्यम से, जिसमें हम समझेंगे कि किस तरह मैसूर का अधिकरण किया ब्रिटिशर्स ने, उसके बाद किस तरह मराठों का अधिकरण किया और फिर किस तरह पंजाब को सबडू किया। सो इन तीन मुख्य रीजन्स में हम एक्सपेंशन जो है वो समझेंगे किसका, ब्रिटिश एम्पायर का। ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया पर एक टॉपिक मैं पहले ले चुका हूं। अगर ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया पे अगर आपने मेरा पहले एक टॉपिक नहीं देखा है तो बंगाल का किस तरह अधिकरण किया है अंग्रेजों ने, उस पर मैंने बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर एक टॉपिक जो है वो पहले करवा दिया है। प्लस कर्नाटक पे किस तरह कब्जा किया है या अंग्रेजों ने फ्रेंच से कर्नाटक को किस तरह छुड़वाया है, उस पर कर्नाटक वॉर्स पे भी एक सेशन जो है वो, जो पहले वाला सेशन था उसी में ही वो पार्ट भी निहित था। पिछले वाले सेशन में क्या था, कर्नाटक वॉर्स, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। आज के सेशन में मैं मैसूर का अधिकरण किस तरह किया, मराठों से कैसे कैसे युद्ध लड़ा और फिर पंजाब को किस तरह अपने कंट्रोल में किया अंग्रेजों ने, इन सारे टॉपिक्स को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। राइट। सो अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है तो उस सेशन को देखिए पहले, ताकि आप स्टोरी को कनेक्ट कर सकें अच्छे से। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं यूपीएससी सीएससी एस्पायरेंट्स को बताना चाहूंगा कि स्टडी आईक्यू की लर्निंग एप्लीकेशन पे यूपीएससी सीएससी मेंस से जुड़ी हुई 1300 से प्लस वीडियोस अवेलेबल हैं। डेली के करंट अफेयर, डेली के एमसीक्यू, डेली की डाउट सॉल्विंग, डेली की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वहां पर सिखाई जा रही है। सो अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो मेक श्योर दैट यू चेक आउट स्टडी आईक्यूज लर्निंग एप्लीकेशन और उसे इंस्टॉल करेंगे। आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर पाएंगे और इंस्टॉल कीजिए, चेकआउट कीजिए, एक बार देखिए कि क्या क्या ऑफर करती है वो एप्लीकेशन, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दैट प्लान। सो हैविंग सेड दैट, शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन जो कि जुड़ा है ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया से। और ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं मैसूर से। तो आज हम मैसूर के इतिहास को पढ़ेंगे। मैसूर में हम मैसूर के हार्डकोर इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, हम बेसिक चीज समझेंगे कि अंग्रेजों ने कैसे जो है वो अधिकृत किया मैसूर को। ठीक है, मैंने आपको बोला ना कि हमें थोड़ा सा धीरे धीरे माइक्रो एनालिसिस की तरफ मूव करना है। दैट मीन्स हम टॉपिक दर टॉपिक जो है वो एक स्कोपिक विजन से जाएंगे, हर एक टॉपिक को एनालाइज करते हुए, और समझेंगे कि उन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, प्लस साथ में हम फैक्ट्स तैयार करेंगे। मेरे पिछले सेशंस अगर आपने अटेंड किए हैं तो उसमें मैंने एक्सप्लेन की है अपनी स्ट्रेटजी कि हम किस तरह जो है वो इतिहास को तैयार कर रहे हैं। खैर, सो ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, अंग्रेजों की पॉलिसी क्या है मैंने आपको समझाई ना। पहले वो शुरुआती उन्होंने राज्य जो है वो युद्ध जीत के अपने कंट्रोल में लिए, उसके बाद उन्होंने की सब्सिडरी अलायंस, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दैट मीन्स जो सबसे बड़ी शक्तियां थी उनको युद्ध के माध्यम से हराया, उसके आसपास के जो शक्तियां हैं उनको सब्सिडरी अलायंस से क्रिपल किया, और फिर जो आखिरी के छोटे छोटे राज्य रह गए उनको डरा धमका के डायरेक्ट जो है वो उन पे कंट्रोल कर लिया। दैट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस पर मैं एक अलग से सेशन लूंगा, द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज 1857 तक, 1757 से 1857 का जो ये पूरी सेंचुरी है, इस पूरी सेंचुरी में एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहा अंग्रेजों का, अंग्रेजों के द्वारा क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई गई, किस किस तरह के जो है वो नए इनोवेशंस जो है वो नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया अंग्रेजों ने, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा एक अलग सेशन के माध्यम से। राइट। तो यहां पर बहुत जरूरी है कि आप पिछले सेशंस और आगे आने वाले सेशंस और जो करंट सेशन चल रहा है इन सबको जोड़कर आप स्टडी करें। राइट। मैं क्या चाहता हूं, आपके अंदर एक वो कनेक्ट करने की, एक डॉट्स को जोड़ने की काबिलियत डेवलप हो, तभी आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे। इसीलिए मेरे सेशंस रैंडम है। क्यों? ताकि आपके अंदर डॉट्स को कनेक्ट करने की कैपेबिलिटी में इनहांस कर सकूं, मैं इंप्रूव कर सकूं। यानी कि कोई भी क्वेश्चन बने, क्योंकि कमीशन अगर कोई सवाल डालता है, नॉट जस्ट मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप प्री में भी, चाहे अगर आप कमीशन का पेपर दे रहे हैं या स्टेट पीसीएस का पेपर दे रहे हैं या अन्य कोई भी एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं,
उसमें एग्जामिनर जो सवाल डालता है वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे या स्टम्प करने की कोशिश करे, तो मेरी कोशिश यही है कि आपको इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच में प्रोवाइड करूं, इतिहास के हर डिसिप्लिन को आप समझें और एक लेयर बाय लेयर हम वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल स्टडी जो है वो प्रिपेयर करेंगे इतिहास की। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला फंडा क्या है, धीरे धीरे आगे मैं क्लियर करूंगा, जुड़े रहिए ना। आज के सेशन में जैसा कि हम यहां पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखा है, एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर क्यों लिखा मैंने यहां पर हेडिंग को, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ना, अंग्रेजों ने जो बड़ी शक्तियां हैं उनको युद्ध करके हराया। सो मैसूर वॉज अ बड़ी शक्ति। इससे पहले अंग्रेज किस किस को हरा चुके हैं, जो हमने सेशन पढ़ लिया, राइट। नॉट दैट कि टाइमलाइन के अराउंड, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, बट जो हमने सेशन पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू दैट, कर्नाटक में फ्रेंच को हरा सके तो कर्नाटक के नवाब और हैदराबाद के निजाम जो है वो अंग्रेजों के कंट्रोल में है। दूसरी चीज, बंगाल के नवाब जो है वो अंग्रेजों के कंट्रोल में है। अवध के साथ क्या कर चुके हैं वो, सब्सिडरी अलायंस। दिल्ली में जो शहंशाह हिंद है, मुगल बादशाह, वो उनके पूरी तरह कंट्रोल में है, राइट। ये पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है अंग्रेजों की तरफ से। दैट मींस दक्षिण भारत में कर्नाटक, उससे ऊपर निजाम का क्षेत्र, जो वेस्टर्न, जो ईस्टर्न घाट है, सिरकार वाला रीजन, वो पूरा उनके कंट्रोल में। प्लस उसके अलावा जो डीएक को हराया अंग्रेजों ने, राइट, उससे जो है वो सिरकार वाला रीजन उनके कंट्रोल में आ गया। प्लस बंगाल जो है वो, बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये तो है ही अंग्रेजों के कंट्रोल में, ठीक है। तो जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन है वो पूरी की पूरी अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गई है। अब जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है वहां पर दो मुख्य शक्तियां हैं, मैसूर और मराठा। अब मैसूर और मराठों से वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो है वो अंग्रेजों ने लेनी है पूरी की पूरी। क्यों, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के पास वेस्टर्न कोस्ट लाइन में उनके पास व्यापारिक कोठियां नहीं है, नहीं, बंबई मौजूद है। उसके अलावा गोवा पुर्तगीज के पास है, लेकिन गोवा और पुर्तगीज और अंग्रेजों के अच्छे रिलेशंस हैं, तो गोवा भी उनके लिए ही काम कर सकता है। उसके अलावा सूरत उनके लिए अवेलेबल है, राइट। लेकिन जैसे कि सैलेसित है, बेसिन है, दमन दीव तो खैर पुर्तगीज के पास है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे सेंटर्स हैं ना अभी अंग्रेजों के पास, पूरा का पूरा कोस्ट लाइन चाहिए उन्हें, ताकि जो अन्य फैक्टर्स हैं ट्रेड को इफेक्ट डालने वाले कोस्ट लाइन में जो मौजूद हैं, उनको सबको सबडू किया जा सके, जो कि क्या है, एक बड़ी शक्ति है, एक बड़ी शक्ति है दक्षिण में, क्या नाम है उसका, मैसूर, और उसके ऊपर क्या है, मराठे। तो मैसूर और मराठों दोनों को सब सबडू करने का काम जो है वो कौन करेगा, अब अंग्रेज। और आज हम देखेंगे सबसे पहले कि मैसूर को कैसे सबडू किया गया। समझ रहे हैं आप मैंने क्या बोला, अभी पॉलिटिकल एक्सपेंशन कर रहे हैं अंग्रेज। पॉलिटिकल एक्सपेंशन, अंग्रेजों के पॉलिटिकल एक्सपेंशन के सामने कौन कौन आ रहा है, कर्नाटक और निजाम हट गए, बंगाल हट गया, यानी कि दक्षिण में, दक्षिण का जो भारत का पेनिजुला है, पेनिजुला का मतलब क्या है, तीन साइड से पानी से घिरा है। दो मुख्य कोस्ट लाइन है, ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट उन्होंने पहले कंट्रोल कर ली, मैंने पिछले सेशन में बताया। अब वेस्ट कोस्ट को कंट्रोल करेंगे वो। प्लस उसके अलावा जो भूमि पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से कौन है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो सिख बैठे हैं उनको कंट्रोल में करना है। इससे क्या हुआ, आप ध्यान दीजिए, अंग्रेजों की स्ट्रेटजी क्या, अंग्रेज नेचुरल बॉर्डर्स को सीज कर रहे हैं भारत के। सोच के देखिए, भारत के नेचुरल बॉर्डर्स को सीज किया उन्होंने, बंगाल को कैप्चर किया, उसके बाद सिरकार को कैप्चर किया, कर्नाटक को कैप्चर किया, ईस्ट कोस्ट सारा कंट्रोल में। इसके बाद मैसूर को हराएंगे, मराठों को हराएंगे, वेस्ट कोस्ट सारा कंट्रोल में। और फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में पंजाब को हराएंगे, अफगानों को हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिंध को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, अफगानों के साथ जो है वो वहां पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर उनके कंट्रोल में। नेपाल को हराएंगे, तो जो बॉर्डर है, भारत का जो बॉर्डर है चाइना के साथ लगता है, वो उनके कंट्रोल में आएगा। म्यांमार को हराएंगे, म्यांमार जो है वो, म्यांमार से जो बॉर्डर लगता है भारत का, राइट, वो उनके कंट्रोल में आएगा। तो नेचुरल बॉर्डर्स जो है भारतीय उपमहाद्वीप के, पहले उनको सिक्योर किया अंग्रेजों ने, फिर उसके बाद अंदर जो है वो अपना पॉलिटिकल एक्सपेंशन जो है वो अपना एक पॉलिटिकल एक्सपेंशन को एक चरम तक लेके गए, और फिर उसके बाद उन्होंने टेक्नोलॉजीज इन्वेस्ट करनी शुरू करी। टेक्नोलॉजीज उन्होंने तब तक इन्वेस्ट नहीं करी जब तक नेचुरल बॉर्डर्स पूरी तरह उनके कंट्रोल में नहीं आ गए। एक बार उनको ऐसा दिख गया कि नेचुरल बॉर्डर्स आ गए कंट्रोल में, अब वो टेक्नोलॉजीज जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, और फिर कंपनी राज से हटके ब्रिटिश राज आ गया। क्यों, क्योंकि भारत का जो नेचुरल बॉर्डर्स है वो सिक्योर हो चुका है। पॉलिटिकल, आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल
एकता यानी कि पॉलिटिकल यूनिटी भारत को अंग्रेज जो है वो दिला चुके हैं। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे क्राउन राज स्थापित किया। मैंने आपको 1857 के रिवोल्ट में समझाया था कि रिवोल्ट के बाद जो है वो क्राउन राज जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है। तो आज हम सबसे पहले समझते हैं मैसूर, और मैसूर को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा हैदर अली को। हैदर अली का जन्म 1721 में हुआ, एक हम्बल फैमिली में, एक नॉट सो बहुत ज्यादा एक संपन्न फैमिली में नहीं हुआ उनका जन्म, लेकिन उन्होंने करियर शुरुआत में आर्मी से शुरू किया, मैसूर की आर्मी से, और मैसूर की आर्मी में एक बहुत छोटे पद पर थे वो। मैसूर में क्या पॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा था कि मैसूर के जो शासक थे चिक्का कृष्ण राज वोदियार वंश के, जो कि एक हिंदू वंश था, उसके जो शासक थे चिक्का कृष्ण राज को उन्हीं के मंत्रियों ने कंट्रोल में किया हुआ था। क्या नाम था उनका? नंजराज और देवराज। ध्यान रखेंगे इन दो मंत्रियों के नाम। नंजराज और देवराज के कंट्रोल में उनका शासक था चिक्का कृष्ण राज, और चिक्का कृष्ण राज उनका पपेट था। ऐसी सिचुएशन में 1721 में हैदर अली पैदा हुए और फिर उसके बाद सेना में भर्ती हुए। हैदर अली बचपन से ही एक कमाल के व्यक्ति, सोच उनकी, दूरदृष्टि उनके पास बहुत जरूरी है शासक में दूरदृष्टि। जिस शासक में दूरदृष्टि नहीं हुई है उसका शासन बिगड़ गया है। एक मैं छोटा सा यहां पर एक नॉट ओपिनियन लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन जो है इतिहास को लेकर मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, और वो चीज आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिल्कुल कॉमन सी चीज है। वो ये है कि जिस भी शासक ने अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के बारे में नहीं सोचा उसका एम्पायर डूब गया। राइट, एम्पायर केवल वही लंबे समय तक चले हैं जिन्होंने आगे आने वाली, यानी कि उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट करी। उन्होंने हर स्फीयर में, चाहे वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, रेवेन्यू की हो, इकोनॉमिक हो, कल्चर हो, रिलीजियस हो, जो भी डेवलपमेंट करी उस शासक ने, अगर वो सस्टेनेबल नहीं है, दैट मीन्स एक ही पीढ़ी तक उसका शासन चलेगा, उसके मरते ही उसका शासन खत्म। हमें रणजीत सिंह के केस में नजर आएगा ये, हमें टीपू सुल्तान के केस में नजर आएगा ये, हमें बंगाल में अली वर्दी खान के मरने पर ये नजर आया, हमें औरंगजेब के जाने के बाद ये चीज पता चली। राइट, सो दैट मीन्स लॉन्ग टर्म सोचना बहुत जरूरी है, एंड दिस इज नॉट जस्ट कन्फाइंड ओनली फॉर द रूलिंग पीपल। आपके लिए भी बहुत जरूरी है अपने जीवन को इस तरह स्ट्रेटेजाइज कीजिए कि आगे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो उससे लाभान्वित हों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। बहुत जरूरी है, सोचिएगा इस बारे में। खैर, सेकंड पॉइंट देखते हैं। हैदर अली बिकेम डिफेक्टो रूलर ऑफ मैसूर इन 1761, हाई डिग्री ऑफ मिलिट्री पावर्स एंड डिप्लोमेटिक स्किल्स। उसकी मिलिट्री शक्तियां बहुत ज्यादा थी और बहुत जबरदस्त वो कूटनीतिज्ञ था, इस वजह से वो डिफेक्टो रूलर बना मैसूर का। डिफेक्टो रूलर का मतलब क्या होता है कि ये जो दो मंत्री है, मैंने आपको नाम बताया, इन मंत्रियों को शक्ति से हटाया और धीरे धीरे हैदर अली खुद जो है वो इन मंत्रियों की जगह पर बैठ गया। वोडियार शासक तो बना हुआ है, राइट, समझ रहे हैं आप? यहां पर मैंने क्या बोला था, जब राष्ट्रपति मजबूत होता है तो प्रधानमंत्री कमजोर होता है, जब प्रधानमंत्री मजबूत होता है तो राष्ट्रपति कमजोर हो जाता है। यही जो है वो इतिहास में भी चला। राजा कमजोर तो उसका वजीर जो है वो, या उसका प्रधानमंत्री जो है वो स्ट्रांग। ठीक है, तो वही चीज हुआ यहां पर। वोदियार शासक कमजोर है तो उसके जो वजीर है वो स्ट्रांग है। तो वही चीज जो है वो किसके साथ हुई? अगेन वोदियार शासक के साथ हुई कि जो वोदियार के वजीर थे उसको रिप्लेस करके हैदर अली ने उसकी जगह ली 1761 में। क्यों ले पाया हैदर अली उसकी जगह? और हैदर अली अगर शक्ति में बढ़ रहा है, अंग्रेजों की सोच क्या है कि हमें पूरा का पूरा नेचुरल जो बॉर्डर है इंडिया का वो सीज करना है। सबसे पहले हमें नेचुरल बॉर्डर सीज करना है। अब आप खुद सोच के देखिए, कहानी को कनेक्ट कीजिए। मैंने आपको क्या बताया है, भारत के नेचुरल बॉर्डर से क्या हो रहा है? ट्रेड हो रही है, राइट। और नेचुरल बॉर्डर से ही ट्रेड क्यों हो रही है ये भी मैंने आपको बताया। दूसरी चीज आप यहां पर ये सोचने की कोशिश कीजिए कि नेचुरल बॉर्डर पर जो शक्ति मौजूद होगी वो ट्रेड कर रही है, दैट मीन उसका एम्पायर स्ट्रांग होगा। तो ऑब्वियसली जो नेचुरल बॉर्डर्स हैं भारत के, नेचुरल बॉर्डर्स जब मैं बोलता हूं तो कोस्टल लाइन और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की बात करता हूं। ठीक है, तो जो नेचुरल बॉर्डर्स में जो भी एम्पायर मौजूद है वो स्ट्रांग होगा। और मैंने क्या बताया, अंग्रेजों की स्ट्रांग एम्पायर्स के लिए नीति क्या है कि उनको युद्ध करके हराओ।
ऑब्वियसली जो एम्पायर स्ट्रांग है, यानी कि वो सेना रख सकता है, तो अंग्रेजों के लिए खतरा है। वही चीज मैसूर के साथ हुई। हैदर अली एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान था। उसको शुरुआत में, क्योंकि वो आर्मी के रैंक से ऊपर जाता हुआ दिखा, उसको दिखा कि हमारी सेना में क्या कमी है और उस कमी को सुधारा कैसे जा सकता है। उस कमी को सुधारने का उसने बिल्कुल बेसिक तरीका ये समझ लिया कि हमें अपनी सेना को वेस्टर्न तर्ज पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हैदर अली ने क्या समझा कि हमें अपनी सेना को वेस्टर्न तर्ज पे प्रिपेयर करना है, दैट मीन्स हमें यूरोपियों का साथ लेना पड़ेगा। अब भारत में उस समय 1761 में कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियां हैं, पिछले सेशन में सोच के देखिए। 1760 बैटल ऑफ वंडी वॉश, लेकिन 63 में पेरिस की क्या हुई है, ट्रीटी। तब तक फ्रांस जो है वो भारत में मजबूत है। यानी कि फ्रांस या तो अंग्रेज, ब्रिटिश, दो बड़ी शक्तियां हैं भारत में इस समय एक्टिव हैं, यूरोपीय शक्तियां जो मैसूर को हेल्प कर सकती हैं। लेकिन निजाम का पहले से ही पंगा चल रहा है किसके साथ? देखिए, पड़ोस में हमेशा लड़ाई होती है, ठीक है। निजाम की पहले से ही, नॉट जस्ट निजाम, जो मैसूर के शासक है उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आरकोट के शासक के साथ, यानी कि कर्नाटक के शासक के साथ। और कर्नाटक के शासक को शाही किसने दी है? अंग्रेजों ने। कर्नाटक वॉर में हमने समझाया ना, वहां पर अंग्रेजों की कठपुतली बैठी है। सो दैट मींस अंग्रेजों से हेल्प नहीं ले सकता कौन? हैदर अली। तो नेचुरली हैदर अली के लिए सॉल्यूशन क्या बचा, या ऑप्शन क्या बचा, कि फ्रेंच से मदद ली जाए। और अगर फ्रेंच से हैदर अली मदद ले रहा है तो अंग्रेजों के लिए क्या है, ये एक तनाव का विषय है। क्यों? क्योंकि अगर फ्रेंच से मदद ले रहा है हैदर अली, सो दैट मींस जो वेस्टर्न कोस्ट वाला हिस्सा है वहां पर फ्रेंच की शक्ति बढ़ेगी। और अगर वेस्टर्न कोस्ट पे जो माहे है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंच पोस्ट है, अगर वहां से एक्सपेंड फ्रेंच ने करना शुरू कर दिया, तो जो पूरी तरह भारत से एक्सपेल करने का फ्रेंच को और भारत में एक छत्र शासन स्टेब्लिश करने का जो सपना है अंग्रेजों का, उस पर कुछ समय तक और जो है वो रुकावट आ जाएगी। सो दैट मीन्स यहां पर मैसूर और अंग्रेजों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक हो गया। क्यों? क्योंकि हैदर अली chose to improve its military on वेस्टर्न मेजर्स पे या वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज पे अपनी मिलिट्री को इंप्रूव करने की उसने जो ठानी, और वो हेल्प किससे लेनी शुरू करी? उसने फ्रेंच से। उसी का ही एग्जाम्पल समझे आप? वो ये जो मैंने आपको पूरा समझाया ये कॉन्सेप्ट है, अब उसी का एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है, राइट। कॉन्सेप्ट समझना है और किताबों से या मेरे नोट से आपको एग्जाम्पल उठाने हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है हमारी इस तैयारी का। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आपको कहानी समझाऊंगा, मैं आपको एग्जांपल्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं, प्लस आपको जहां जहां से सोर्स मिलता है, सबसे पहले एनसीईआरटी से शुरू करते हुए, राइट, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो सरकारी दस्तावेज है और वही ऑथेंटिक जो है वो मान सकते हैं आप उसको। अगर उस पर बेशक बात गलत लिखी हो, सरकार ने छापी है, उसको चैलेंज किया जा सकता है, और इतिहास मतलब प्रीवियस समय में किया भी गया है एनसीईआरटी की किताबों को चैलेंज। खैर, यहां पर देखिए आप, सेकंड पॉइंट जो आप देख रहे हैं हैदर अली के बारे में कि वो डिप्लोमेटिक था। थर्ड पॉइंट देखिए, हैदर अली टुक द हेल्प ऑफ फ्रेंच टू सेट अप एन आर्म्स फैक्ट्री एट डिंडीगुल, इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर हिज आर्मी। ठीक है, यहां पर आ गया कि फ्रेंच की तो मदद ली उसने। फ्रेंच की मदद लेके क्या किया उसने? फ्रेंच से हथियार लिए, फ्रेंच से आर्टिलरी ली। अब यहां पर केवल आर्टिलरी इंपोर्ट करना ही जरूरी नहीं है, हथियार खुद बनाना जरूरी है। देखिए, मान लीजिए कि बाहर से आज भी अगर एक कंप्लीटली बिल्ट यूनिट आप गाड़ी की इंपोर्ट करते हैं भारत में, तो वो बहुत महंगी पड़ती है। मान लीजिए कि कोई भी एक गाड़ी की कंपनी है, कोई भी एक जर्मन ऑटोमेटिव है, वो कंप्लीटली बिल्ट यूनिट जब भारत में आएगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन वही अगर चेन्नई में वो बन जाए या पुणे में, अगर वो पूरा का पूरा भारत में मैन्युफैक्चर हो, बेशक टेक्नोलॉजी जर्मन है, लेकिन मैन्युफैक्चर अगर भारत में हो रहा है तो उसका कॉस्ट जो है वो रिलेटिवली बहुत सस्ता पड़ेगा। वही हैदर अली ने किया कि हमें हथियार खरीद के नहीं लाने, हमें अपना आर्सेनल बनाना है, अपना एक खुद की फैक्ट्री डालनी है जहां पर हम आर्टिलरीज बनाएं। और जब खुद की फैक्ट्री जो है वो डालनी शुरू करी, तब अंग्रेजों को चमक गया हैदर अली। क्यों? क्योंकि अब केवल फ्रेंच अंग्रेजों के लिए खतरा नहीं है, अब हैदर अली भी अंग्रेजों के लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि वो भी हथियार मैन्युफैक्चर कर सकता है। पहले केवल फ्रेंच हथियार बेच सकते थे, अब हैदर अली अंग्रेजों के दुश्मनों को भी जो है वो हथियार खुद से बेच सकता है। देखिए, उस समय समझने की कोशिश कीजिएगा, आज भी, नॉट जस्ट उस समय, आज भी हथियारों के बेसिस पे तो शक्तियां बनी हुई हैं। यूएसए ने कैसे जो है वो पूरी वर्ल्ड डोमिनेंस डिक्लेयर करी है,
उसके पास न्यूक्लियर शक्ति है। लेकिन दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया क्यों धमका देता है यूएसए को? क्योंकि उसके पास भी न्यूक्लियर शक्ति है, एक छोटा सा देश, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर शक्ति है। दैट मीन्स वो ये बोल सकता है कि मैं आई विल डू इट, राइट, मैं दबा दूंगा इस बटन को और तबाही मैं शुरू कर दूंगा, तबाही इनिशिएट कर दूंगा मैं तबाही, राइट, यानी कि न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट का मैं इनिशिएशन कर दूंगा। सो दैट मीन्स हथियार होना आपके पास जो है वो, अगर आप इस्तेमाल ना करें लेकिन फिर भी अगर सामने वाले को पता हो कि आपके पास ये हथियार मौजूद है, तो आपकी एक ग्रिट बन जाती है, आपकी एक पकड़ बन जाती है सामने वाले जो भी पार्टी है सामने, राइट, जो भी आपके ओपोनेंट्स हैं। सो वही खतरा हैदर अली पोज कर रहा था, किसके लिए? अंग्रेजों के लिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। अब कैप्चर करना शुरू किया अंग्रेजों ने हैदर अली के एरिया को। क्यों कैप्चर करना शुरू किया? क्योंकि हैदर अली अब क्या है? समस्या है अंग्रेजों के लिए, राइट। ये पॉइंट जो कैप्चर वाला है, ये पहले हैदर अली ने कैप्चर करना शुरू किया है ना। पहले हम हैदर अली का एक्सपेंशन समझते हैं। हैदर अली ने अपनी इस नई पाई हुई शक्ति जो कि फ्रेंच की तरफ से इसको मिली थी, उसका इस्तेमाल करते हुए उसने डॉड, बालापुर, सेरा, बेदनूर, होस्कोतेन 1761 से 1763, इस सारे एरिया को, अब ये सारे एरिया कहाँ है? ये मैसूर के, मैं आपको आगे मैप के माध्यम से बताऊंगा, मैसूर के आसपास के ही एरिया है। इन सबको इसने एक्वायर करना शुरू किया। उसके बाद पोलीगर, साउथ इंडिया के, जो साउथ इंडिया के पोलीगर हैं उनको अपने कंट्रोल में लाया, जो त्रावणकोर के एरिया के, राइट। त्रावणकोर इज प्रेजेंट डे केरला। अब इस तरह मान के चलिए रफली, त्रावणकोर इज प्रेजेंट डे केरला और तंजौर इज प्रेजेंट डे तमिलनाडु का जो साउथ ईस्टर्न जो पार्ट है, दैट इज तंजौर, और भारत जो केरला का साउथ वेस्टर्न पार्ट है, दैट इज त्रावणकोर, और उससे जस्ट ऊपर जो है वो क्या है? मैसूर है। मैं आगे आपको मैप के माध्यम से भी समझाऊंगा। खैर यहां पर इसने साउथ इंडिया में, दैट मीन्स ये एग्जाम्पल्स हैं किस चीज के? कि अब हैदर अली घमासान मचाना शुरू किया उसने, ठीक है। नेक्स्ट चीज, माधव राव। अब हैदर अली अगर एक्सपेंड करना शुरू कर रहा है, सो दैट मीन्स उसके आसपास जो शक्तियां हैं वो भी अब सक्रिय हो जाएंगी। अब हमें यहां पर देखना है आसपास शक्तियां क्या हैं। 1761 में एक बड़ी घटना और घटी थी, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत के तीसरे युद्ध में क्या हुआ था? मराठों की हार हुई थी अब्दाली के हाथों। दैट मीन्स मराठे जो है वो नॉर्थ इंडिया से हार कर आए थे, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन उन्होंने कहीं तो उतारनी थी। नॉर्थ इंडिया से वो अब्दालियों के हाथों हार के आए, दैट मीन्स उसकी फ्रस्ट्रेशन अब उन्होंने दक्कन में उतारनी शुरू करी। और किसके ऊपर? जो यहां पर फैल रहा है, उनके एरिया को जो कनकर करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैसूर से जस्ट ऊपर मराठे हैं, राइट। तो मराठे जब उत्तर भारत से हार कर आए तो वो मराठी क्षेत्र में कंसंट्रेट हो गए और अब उन्होंने आसपास के एरिया से पंगा लेना शुरू किया। सो यहां पर जो इंटरेस्टेड पार्टीज है, समझिएगा ध्यान से, दक्षिण भारत में कौन कौन सी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं? मैसूर है, निजाम है यानी हैदराबाद है, कर्नाटिक है यानी आरकोट है, और मराठे है यानी कि जो मराठा स्वराज है वो। उसके अलावा फ्रेंच हैं और अंग्रेज हैं। ये बड़ी शक्तियां हैं। छोटी शक्तियां बहुत सारी हैं, त्रावणकोर भी है, तंजावुर भी है, पोलीगर भी हैं। ये छोटी छोटी शक्तियां तो हैं ही, लेकिन जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट हम समझ रहे हैं आज, राइट। नाउ माधवराव ने अटैक किया मैसूर पे और डिफीट करा हैदर अली को 1764, 1766 और 1771। तीनों बार जो है माधवराव ने हैदर अली को हराया। भले ही हैदर अली की शक्ति बढ़ रही थी, लेकिन संख्या जो है वो ज्यादा बड़ी थी। किसके पास? मराठों के पास सैनिकों की संख्या ज्यादा थी, प्लस उनका एम्पायर भी बहुत बड़ा था एज कंपेयर टू मैसूर अभी तक। नेक्स्ट चीज, हैदर अली रेडेड मराठास। अब हैदर अली ने मराठों को जवाब देना शुरू किया माधव राव की मृत्यु के बाद, राइट। माधव राव की मृत्यु हुई 1772 में। उसके बाद हैदर अली ने वापस जवाब देना शुरू किया और 1774 से 1776 के बीच उसने जो जो क्षेत्र मराठों ने हैदर अली से जीता था, हैदर अली ने वो क्षेत्र जो है वो मराठों से वापस जीत लिया। दैट मीन्स ये कि जब तक माधवराव शक्ति में था तब तक हैदर अली जो है वो समस्या में था, लेकिन माधवराव की शक्ति से हटने के बाद, उसके मरने के बाद हैदर अली कुछ क्षेत्र हारता भी गया और वापस उसने अपने एरिया को जो है वो रिकवर कर लिया। दैट मीन्स यहां पर अंग्रेजों को एक बात और फिर चमक गई कि जो हैदर अली है वो एक सक्षम शासक है और उनके आगे समस्या पेश जो है वो कर सकता है। प्लस दूसरी चीज हमने क्या एस्टेब्लिश करी कि हैदर अली की दुश्मनियां कहां कहां है? आरकोट के साथ है यानी कर्नाटिक के साथ, और मराठों के साथ। तो दक्षिण भारत की तीन मुख्य शक्तियां हमने एस्टेब्लिश कर ली, मराठा, मैसूर और
कर्नाटक, राइट। उसके अलावा एक और आ गई हमारी निजाम, यानी कि हैदराबाद। तो निजाम, मराठा और मैसूर और कर्नाटक, ये 4 मुख्य शक्तियां हैं। और अंग्रेज और फ्रेंच जो है वो किस तरह साथ देंगे। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं पहला एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि 1767 से 69 तक चला ना। पहले एंग्लो मैसूर वॉर में आप देख रहे हैं 63 में 1763, मैंने बोला बताया था ना आपको, ट्रीटी ऑफ पेरिस, यानी अब फ्रेंच जो है वो हट चुके हैं गेम से। लेकिन फ्रेंच अभी भी सप्लाई कर रहे हैं हथियार, किसको, हैदर अली को। और अभी हैदर अली को हथियार सप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपनी खुद की फैक्ट्री डाल दी है, खुद का तोपखाना उसने लगा दिया है वहां पे, ठीक है। सो दैट मीन्स अब जो है वो ब्रिटिशर्स ने एडवांस करना शुरू किया। अब यहां तक आप देखिए ध्यान से, 67 में अगर ब्रिटिशर्स ने एडवांस किया है, दैट मीन्स 64 में वो बक्सर का युद्ध जीत चुके हैं, 65 में वो द्वैध शासन लगा चुके हैं, और मीर कासिम से वो बहुत बड़ी संख्या में क्या ले चुके हैं, धन, बंगाल से बहुत बड़ी संख्या में धन जुटा चुके हैं। दैट मीन्स अभी अंग्रेजों के पास अपार धन है बंगाल का। सो दैट मीन्स अंग्रेजों के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, रिसोर्सेज को मतलब अपने पॉलिटिकल एक्सपेंशन में यूज करने के लिए। सो दैट मीन्स मैसूर के साथ युद्ध जो है वो अब लाजमी है। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने मूव करना शुरू किया। ब्रिटिश कंक्लूडेड अ ट्रीटी विद द निजाम ऑफ हैदराबाद। अब जो साथ दे सकता था मैसूर का, अंग्रेजों ने पहले उनको अपने साइड लेना शुरू किया। सबसे पहले तो हैदराबाद के निजाम के साथ अंग्रेजों ने ट्रीटी करी 1766 में, और सिरकार का एरिया अपने कब्जे में लिया। उसके बाद निजाम को जो है वो ये हिदायत दी कि तुम किसी भी तरह की एड नहीं दोगे, किसको, हैदर अली को, और अगर हैदर अली तुम पर आक्रमण करता है तो हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। समझ रहे हैं आप, अंग्रेज क्या करते हैं, पॉलिटिकल बहाना ढूंढते हैं ना। देखिए, एक बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत बच्चों के मन में डाउट होता है कि अगर अंग्रेजों को कुछ करना ही था तो उन्होंने डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं किया। पॉलिटिकल बहाने ढूंढने का क्या मतलब बनता है। देखिए, बहुत जरूरी होता है पॉलिटिकल बहाने ढूंढना। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी जो कंपनी है वो किसी एक व्यक्ति की सनक पे नहीं चल रही थी, वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, जवाबदेही होती है उनकी अपनी गवर्नमेंट को, जवाबदेही होती है उनकी उस मार्केट को जहां पर वो ट्रेड कर रहे हैं। दैट मीन सिंपल सी बात है कि अगर उनको लोकल लोगों से कुछ चीज खरीदनी है तो उनकी ग्रेस में आना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको पिछले सेशन में भी समझाया था कि अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रॉक्सी की तरह कैसे यूज किया, क्योंकि भारतीय जो मार्केट है उससे अंग्रेज डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते, राइट। उनको उतना मुनाफा नहीं मिलेगा। दैट मीन्स उनको प्रॉक्सीज की जरूरत है, और उन्होंने भारतीय शासकों को प्रॉक्सीज की तरह इस्तेमाल किया। क्यों? अभी वो भारतीय शासकों को प्रॉक्सीज की तरह इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूरे ये यानी कि उन्होंने अभी तक ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं किया है जो कि भविष्य में हमें फिर देखने को मिला, जिससे भारतीय जो प्रोड्यूसिंग वर्ग है वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट नहीं हो गया अंग्रेजों पे। दैट मीन्स पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर पॉलिटिकल अधिकरण नहीं हो गया अंग्रेजों का। अभी वो फैल रहे हैं, राइट। अभी बंगाल में द्वैध शासन लगा है, बंगाल में इकोनॉमिक कंट्रोल है, पॉलिटिकल कंट्रोल रेगुलेटिंग एक्ट से आएगा जब द्वैध शासन हटेगा, राइट। सो यहां पर उन्होंने इसीलिए निजाम के साथ जो है वो ट्रीटी करी। निजाम, मराठास और इंग्लिश जो है वो तीनों आपस में जुड़ गए हैदर अली के खिलाफ। हैदर अली पेड द मराठास। अब यहां पर आप देख रहे हैं षड्यंत्र चल रहा है। अंग्रेजों ने मराठों को खरीदा। अब मराठे जो हैं वो, मराठों का इतिहास इस तरह का डॉक्यूमेंट करता है उनके बारे में कि नॉट जस्ट मराठे, लेकिन उस समय के सभी जितने भी रूलिंग जो है वो साम्राज्य थे, वो सब किसके लिए रूल कर रहे हैं, शासन किसके लिए हो रहा है, इकोनॉमी के लिए ना। सो दैट मीन्स, और राजतंत्र में जो युद्ध हैं और नीतियां और कूटनीतियां और गठबंधन जो है वो बनते बिगड़ते रहते हैं। किस बेसिस पर? इकोनॉमी कहां पर जो है वो चैनलाइज हो रही है। तो अंग्रेजों को बढ़ती हुई शक्ति, मराठों ने सोचा कि अंग्रेजों की शक्ति को अपने साथ जोड़ा जाए, इसलिए मराठों ने अंग्रेजों के साथ यहां पर रिलेशन जो है वो जोड़ लिया। लेकिन फिर जब निजाम ने मराठों को और बेटर जो है वो डील ऑफर करी, ये डील ऑफर करी कि जो भी मैं एरिया, हैदर अली ने मराठों को जो बेटर डील ऑफर करी, और डील ये थी कि निजाम के क्षेत्र से जो भी एरिया लूटूंगा मैं, या जो भी एरिया एक्वायर कर लूंगा, हैदर अली ने कहा वो मैं तुमको दे दूंगा, मराठों को। यहां पर मराठे जो है वो हैदर अली के साइड हो गए। तो इधर जो है वो क्या बन गया, एक
पहले अलायंस हुआ और फिर एक काउंटर अलायंस जो है वो हैदर अली की तरफ से हुआ। हैदर अली ज्वाइंट द निजाम टू अटैक नवाब ऑफ आरकोट। अब जो निजाम है, देख रहे हैं आप कितना कॉम्प्लिकेटेड है माहौल। हैदर अली ने मराठों को क्या बोला कि निजाम का जो एरिया जीतेंगे ना हम, वो तुम्हें दे देंगे। हैदर अली ने निजाम को अपने साथ लिया और निजाम और हैदर अली ने मिलकर आरकोट पर अटैक किया, यानी अंग्रेजों पे प्रेशर बनाना शुरू किया। ठीक है, तो हैदर अली दोनों तरफ से गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। वॉर जो है वो चली लगभग 1-1.5 साल तक, जिसका कोई कंक्लूजन नहीं चला। ना ही अंग्रेज जीत पाए, ना ही हैदर अली। मतलब कहने का मतलब कि एक बार एक पक्ष जो है वो हावी हो जाता है और फिर दूसरी बार दूसरा पक्ष। अंत में हैदर अली ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया और उसने तुरंत मद्रास पे अटैक किया 1769 में। और जैसे ही उसने मद्रास पर अटैक किया, मद्रास में जो अंग्रेज बैठे थे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हैदर अली अचानक से मद्रास पर अटैक कर देगा। और मद्रास में जो अंग्रेज बैठे थे उनको एक बहुत ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी करनी पड़ी, जिस ट्रीटी को कहा गया है ट्रीटी ऑफ मद्रास। वो ट्रीटी ऑफ मद्रास कब की गई है, आप देख पा रहे हैं यहां पर 4 अप्रैल 1769 को की गई ट्रीटी ऑफ मद्रास, जिसमें हैदर अली का जितना भी एरिया अंग्रेजों ने कंट्रोल में लिया था वो सब जो है वो हैदर अली ने वापस ले लिया। और मद्रास और आरकोट का जितना भी एरिया हैदर अली ने कंट्रोल किया था वो वापस कर दिया कर्नाटक के शासक को या अंग्रेजों को। अब इस मैप के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, एंग्लो मैसूर वॉर का मैप है ये, और यहां पर ये टेरिटरीज आप देख पा रहे हैं, दिस इज मैसूर। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सॉरी नॉट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, द वेस्टर्न कोस्ट लाइन और द ईस्टर्न कोस्ट लाइन। ईस्टर्न कोस्ट लाइन में कर्नाटक जो है वो अंग्रेजों का चेला है, मैंने आपको बताया पिछले सेशन में कैसे जीता। प्लस उनके पास मद्रास है, यहाँ पे फ्रेंच की पौंडीचेरी पोस्ट है। उसके अलावा नॉर्थ सिरकार का एरिया, जैसे कि आप देख रहे हैं, हैदराबाद के निजाम से ले लिया। ऊपर निजाम की टेरिटरी आप देख रहे हैं और इधर पेशवा की मराठों की टेरिटरी हमें दिख रही है। ये मैसूर है, नीचे त्रावणकोर है। ठीक है, दूसरी साइड जो है वो तंजावुर है। तंजावुर यहां पर मैप में मेंशन्ड नहीं है, लेकिन त्रावणकोर के दूसरी साइड जो है वो तंजावुर या तंजोर है। ठीक है, तो इस मैप के माध्यम से हम समझे कि कहां कहां पर एक्सपेंशन है। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, मैंगलोर और माहे दो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है फ्रेंच की, और जो कि किसकी प्रोटेक्शन में है, हैदर अली की प्रोटेक्शन में है। दैट मीन्स कल को मैंगलोर और माहे पर अगर अंग्रेज अटैक करते हैं तो ये डायरेक्ट चैलेंज किसकी अथॉरिटी को है, हैदर अली की अथॉरिटी को। और आप मैसूर की स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट आप देख पा रहे हैं कि जो हिंद महासागर और जो अरब सागर में जितना भी ट्रेड चलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो पकड़ कर बैठा है मैसूर। प्लस दक्षिण भारत से जितना भी मसाले की प्रोडक्शन होती है वो सारे मैसूर के एरिया, मैसूर का ही तो एरिया है। नीलगिरी की पहाड़ी और जो तराई का क्षेत्र है, यहीं पर ही तो कार्डेमम हिल्स हैं, इलायची की पहाड़ियां, राइट, यहीं पर ही तो सारा मसाला उग रहा है। सो दैट मीन्स उसके पास खुद के पास भी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत कुछ है। प्लस यहाँ पर मिनरल्स बहुत निकलते हैं, हीरे वगैरह निकलते हैं, इधर सोना और चांदी भी निकलता है। प्लस यहाँ पर फ्यूडलिस्टिक एम्पायर की रिमेन है, ये यहाँ के जो मंदिर हैं भरा पड़ा है सोना वहां पे, राइट। दैट मीन्स बहुत रिच एरिया है मैसूर का, और अंग्रेजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। क्यों? क्योंकि गोवा जो है वो पुर्तगालियों के कंट्रोल में है। नीचे लाइन से आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंगलोर और माहे, उसके अलावा डच लोगों की भी है, डेन्स की भी यहाँ पर जो है वो व्यापारी कोठियां हैं, लेकिन मुख्य जो है वो फ्रेंच के साथ पंगा है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर देखते हैं। 1780 से 84 चली। 1771 में हैदर अली वाज अटैक्ड बाय मराठाज and the English failed to come to his aid. He accused the English of breach of faith and non-observance of the Treaty of Madras. अब यहां पर जो ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी ना, मैंने आपको बताया, उसमें अंग्रेजों ने हैदर अली को क्या बोला था कि हमारा जो है वो अब ट्रूस है, युद्ध विराम है, अगर आपको कोई समस्या होती है तो हम आपकी मदद करेंगे, हमें कोई समस्या होगी तो आप जो है वो हमारी मदद कीजिएगा, राइट। लेकिन जब हैदर अली पे मराठों ने अटैक किया 1771 में, तो अंग्रेज जो है वो अंग्रेज हैदर अली की मदद करने के लिए नहीं आए। इसको हैदर अली ने कहा कि अंग्रेजों ने ट्रीटी को तोड़ दिया, तो अब जो है वो युद्ध हमारा ऑप्शन बचता है। उसके अलावा फ्रेंच ने जो है वो मराठों के खिलाफ हैदर अली की मदद करी है, अंग्रेजों ने नहीं करी, तो यहां पर युद्ध होना जो है वो लाजमी हो गया।
ठीक है, पॉइंट देख रहे हैं आप। फ्रेंच वर मच मोर हेल्पफुल देन इंग्लिश इन मीटिंग हिज आर्मीज रिक्वायरमेंट्स ऑफ गन्स, साल्ट पीटर और लेड। बारूद, हथियार और लेड, लेड होता है जो गोलियां और जो गोले होते हैं, हथगोले होते हैं, वो लेड मेटल के बने होते हैं। ठीक है, इसी बीच मीनवाइल अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा है, 1776 में हुआ। ठीक है, 65 से 76 तक चला। अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो अभी यहां पर माहौल बिगड़ रहा है, और जो वहां के अमेरिका के नेटिव लोग थे या जो लड़ रहे थे वहां के कुशासन के खिलाफ, उनको मदद कर रहा था फ्रेंच। और कुशासन किसका था? कुशासन था ब्रिटिशर्स का। राइट, दैट मीन्स जो यूरोप में 7 ईयर वॉर चली, फिर उससे पहले यूरोप में ऑस्ट्रिया का एक्सेशन का वॉर था, वही कंडीशन जो है वो एक बार फिर से यूएसए की धरती पर हो गई। फ्रेंच वर्सेस ब्रिटेन आ गया वहां पे, और वो फ्रेंच वर्सेस ब्रिटेन भारत में फिर से बहाना बनाकर, भारत में भी जो है वो युद्ध किया गया, उसी चीज को बहाना बनाकर फ्रेंच जो है वो हैदर अली की मदद कर रहे हैं। यूएसए में फ्रेंच वर्सेस ब्रिटेन चल रहा है, तो अब ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में लड़ना पड़ेगा। ठीक है, और यहीं पर जो है वो युद्ध छिड़ने का एक और कारण बना। ब्रिटिशर्स ने माहे को कैप्चर करने की कोशिश करी। अब मैंने आपको बोला माहे जो है वो किसके कंट्रोल में है, हमने देखा हैदर अली के कंट्रोल में, which Hyder Ali regarded to be under his protection and considered it a direct challenge to his authority। हैदर अली की अथॉरिटी को डायरेक्ट चैलेंज रहा अटैक करना, किसे? माहे को। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। हैदर अली forged an anti-English alliance with Marathas and Nizam। हैदर अली ने एक अलायंस क्रिएट किया किस किस के साथ? मराठास और निजाम के साथ। अब यहां पर आप देख रहे हैं मराठा और निजाम जो है वो कब से दल बदल रहे हैं। एक बार वो अंग्रेजों के साथ हुए, फिर वो मराठा के साथ हो गए, फिर वो हैदर अली की साइड हो गए, फिर वो अंग्रेजों के साइड मुड़ गए, अब वो फिर से हैदर अली की साइड हो गए। तो कितनी बार उन्होंने पक्ष बदला है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मराठे जो है वो एक मतलब बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड नहीं है उनका एम्पायर, वो छोटे छोटे बहुत सारे राज्यों से जुड़कर बना है। सो दैट मीन्स अगर होलकर मदद कर रहे हैं हैदर अली की, तो सिंधिया मदद करने से मना कर देंगे, सिंधिया अंग्रेजों की मदद करेंगे। अगर गायकवाड़ मदद कर रहे हैं अंग्रेजों की, तो हो सकता है कि होलकर या हो सकता है कि होलकर मदद कर दें हैदर अली की। दैट मीन्स यहां पर क्या होगा, अगर होलकर हैदर अली की मदद करेंगे और गायकवाड़ अगर अंग्रेजों की मदद करेंगे, नाम तो मराठा ही जाएगा ना दोनों साइड। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन है इधर। उसके बाद हैदर अली ने क्या किया? एंटी इंग्लिश अलायंस बनाया मराठे और निजाम के साथ, और आरकोट को कंट्रोल में लिया। आरकोट क्या है? मैंने आपको बताया, कर्नाटक की कैपिटल। और फिर वहां पर ब्रिटिशर्स को हराया कर्नल बेली के अंडर 1781 में। उसके बाद अंग्रेजी अफसर सर आयरकूट आए और उन्होंने मराठों और निजाम को जो है वो हटा दिया। किससे? किसके सपोर्ट से? हैदर अली के। देख रहे हैं यहां पर फिर से जो है वो निजाम और मराठे जो है वो हट गए हैदर अली के सपोर्ट से। और इसके नतीजतन क्या हुआ? हैदर अली को जो है वो इंग्लिश से, अंग्रेजों से डायरेक्ट युद्ध जो है वो करना पड़ा। और पोर्टो नोवो, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टो नोवो में किसकी हार हुई थी? तो पोर्टो नोवो में हार हुई थी हैदर अली की। किसके हाथों? सर आयरकूट के हाथों। ठीक है, कौन से युद्ध में? तो एंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, 1781 में। उसके बाद हैदर अली की मृत्यु हो गई कैंसर से दिसंबर 7, 1782 में। और उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने जो है वो युद्ध को कैरी रखा। और फाइनली मैंगलोर में ट्रीटी हुई मार्च 1784 में। और उस ट्रीटी में यही फैसला हुआ कि जितना एरिया अंग्रेजों ने जीता है मैसूर का, वो वापस करेंगे। मैसूर ने जितना नुकसान किया अंग्रेजों का, वो उस नुकसान की भरपाई करेंगे। और यहाँ पर ट्रीटी होगी। और 20 साल की ट्रूस का जो है वो यहाँ पर फैसला लिया गया कि हम 20 साल तक अब अच्छा रिलेशन बनाकर रखेंगे। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। उसके बाद देखते हैं तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर। अब टीपू ने डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट त्रावणकोर इन अप्रैल 1790। अब मैंने आपको मैप में बताया त्रावणकोर क्या है, टीपू के एम्पायर के जस्ट नीचे है त्रावणकोर। राइट, तो त्रावणकोर के खिलाफ जो है वो टीपू ने युद्ध छेड़ दिया। क्यों? क्योंकि त्रावणकोर के शासक ने जलकोतल और कन्नानौर जो है वो डचेस से खरीदा। मैंने आपको बताया ना, 1759 में बदेरा के वॉर में डचेस को हराया अंग्रेजों ने। उसके बाद डचेस ने अपने इंटरेस्ट को ही शिफ्ट कर दिया भारत से।
डचेस ने भारत से इंटरेस्ट, भारतीय उपमहाद्वीप से अपने ट्रेडिंग इंटरेस्ट को शिफ्ट कर दिया वापस, पूरी तरह फोकस कर दिया कहां पर, साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि वहां पर जो स्पाइस आइलैंड है उसमें जबरदस्त मोनोपोली थी डचेस की। सो दैट मीन्स भारत में अपनी वो प्रॉपर्टी को बेच रहे थे। सो त्रवणकोर के शासक हैं, उन्होंने 1790 में खरीद लिया डचों से जलकोतल और कन्नानौर को, और कोचीन जो है वो किसके कंट्रोल में था, ये कोचीन में है, ठीक है, ये दोनों एरिया जो है वो कहां थे, जलकोतल और कन्नानौर कोचीन के कंट्रोल में थे। और कोचीन किसके कंट्रोल में था, टीपू के कंट्रोल में था। दैट मीन्स टीपू के शासन में त्रवणकोर के शासक जो है वो खरीद बेच रहे हैं बड़ी संख्या में, और मतलब जमीनों की खरीदी बिक्री हो रही है ट्रेडिंग पोर्ट्स की, और टीपू को इस बात की खबर नहीं है। दैट मीन्स ये टीपू की अथॉरिटी को साफ साफ चैलेंज है। टीपू ने युद्ध छेड़ दिया किसके खिलाफ, त्रवणकोर के खिलाफ। अब त्रवणकोर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है, अंग्रेजों को क्या चाहिए, बहाना। तो त्रवणकोर के पड़ोसी हैं तंजावुर और कर्नाटक, राइट, और कर्नाटक में बैठे अंग्रेज, तो अंग्रेजों ने ऑफर किया हेल्प, भाई त्रवणकोर तुम्हें मदद चाहिए कोई, तो त्रवणकोर ने बोला बिल्कुल, मुझे जो है वो टीपू के खिलाफ मदद कीजिए। तो यहां पर त्रवणकोर की तरफ से अंग्रेज आ गए, उस साइड से टीपू आ गए, अंग्रेज और टीपू फिर से आमने सामने, और अब जो है वो टीपू सुल्तान वर्सेस अंग्रेज जो है वो युद्ध शुरू हुआ, ठीक है। 1790 में टीपू डिफीटेड इंग्लिश, जनरल मीडोज के अंडर जो है वो अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा था, और वहां पर टीपू ने अंग्रेजों को हराया। 1791 में कॉर्नवालिस मार्च थ्रू एम्बर एंड वेल्लोर टू बेंगलोर, और 1791 में उसने कैप्चर कर लिया। कॉर्नवालिस कौन है, ये खुद लॉर्ड कॉर्नवालिस, द गवर्नर जनरल इन बंगाल। गवर्नर जनरल बंगाल से उठ के आना पड़ा उसे खुद, कि मुझे जो है वो टीपू से निपटना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टीपू सुल्तान का एडमिनिस्ट्रेशन, मैं आपको आगे आने वाले सेशंस में कराऊंगा, टीपू का एडमिनिस्ट्रेशन इतना जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन था कि जो अंग्रेजी इतिहासकार है उन्होंने ऐसे डॉक्यूमेंट किया है। वैसे तो उन्होंने, अंग्रेजी इतिहासकारों ने पूरे भारत के हर एक जितने भी एम्पायर है उनके बारे में बताया कि सब गरीब हैं और सब बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, लेकिन टीपू के बारे में ये टिप्पणी करी है उन्होंने कि जो टीपू का एम्पायर है और जो टीपू का जो भी सिटी स्ट्रक्चर था वो यूरोपियों से ज्यादा जो है वो एडवांस, टेक्नोलॉजिकली तो नहीं लेकिन इकोनॉमिकली जो है वो एडवांस था। आप इस एग्जाम्पल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीपू सुल्तान के जो मैसूर में जो मजदूर था वो एक यूरोपीय मजदूर से ज्यादा कमा रहा था और बेटर लाइफ जी रहा था। सिंपल सी बात। बाकी आप केवल मजदूर की बात देख लीजिए, उससे ऊपर तो आप सब चेक कर ही सकते हैं कि अगर मजदूर ही यूरोपीय मजदूर से ज्यादा कमा रहा है तो उसके ऊपर का जो वर्ग है सोसाइटी का वो सब तो कितना ज्यादा समृद्ध होगा। इस चीज से अंग्रेज जो है वो पूरी तरह अवेयर थे। दैट मीन्स अब यहां पर हमें समझना है, बहुत छोटी छोटी चीजें, हमें बारीकियों में भी जाना है। हमें समझना है कि बंगाल मद्रास पे भरोसा नहीं करता, बंगाल बंबई पे भरोसा नहीं करेगा। तो मैसूर को अगर हराना है और मैसूर के अगर खजाने को अपने कंट्रोल में लेना है, सो दैट मीन्स बंगाल को खुद आना पड़ेगा। अब जब मैं बंगाल, मद्रास और बॉम्बे की बात कर रहा हूं तो मैं अंग्रेजों की प्रेसिडेंसीज की बात कर रहा हूं। बंगाल से कॉर्नवालिस को खुद आना पड़ा। क्यों? क्योंकि हैदर अली को हराकर जो लूट मिलने वाली है वो बंगाल के हाथ में आनी चाहिए, वो मद्रास के हाथ में नहीं जानी चाहिए। भले ही मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी का ही है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी में आपस में भी जो है वो गुटबंदी चलती थी। जो गवर्नर जनरल बैठता था बंगाल में, उसकी आज्ञा की अवहेलना जो है वो मद्रास और बंबई के गवर्नर्स करते रहते थे, राइट। सो दैट मीन्स यहां पर पावर स्ट्रगल चलता रहता था। क्यों? क्योंकि जो मद्रास का गवर्नर है या जो बंबई का गवर्नर है वो एलिजिबल है गवर्नर जनरल बनने के लिए अगला, राइट। सो दैट मीन्स उसको अपनी एबिलिटी जो है वो शो भी तो करनी है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में भी। खैर, यहां पर देखिए, अब कॉर्नवालिस आया और कॉर्नवालिस ने बेंगलोर को कैप्चर किया किसमें, 1791 में, और उसके बाद सेरंगीपट्टनम की तरफ वो बढ़ा। मराठों और निजाम के सपोर्ट से सेरंगीपट्टनम में टीपू सुल्तान को हरा दिया गया, किसके द्वारा, कॉर्नवालिस द्वारा, ठीक है। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ सेरंगीपट्टनम हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीपू को हरा दिया और तुरंत जो है वो ट्रीटी कर ली। अंडर दिस ट्रीटी ऑफ 1792 बड़ा महल, दिंडीगुल एंड मलाबार वेंट टू द इंग्लिश। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा महल, दिंडीगुल
और मलाबार, दोनों का दोनों क्या है, ये ईस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है, राइट, वेस्टर्न कोस्ट, नॉट ईस्टर्न कोस्ट, इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। वेस्टर्न कोस्ट यानी कि पश्चिमी घाट है ये, राइट। पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, दो बड़े बड़े जो है अपने कंट्रोल में लिए। उसके अलावा मराठों को क्या दिया, तुंगभद्रा के आसपास का एरिया मराठों को दिया। निजाम को क्या दिया, कृष्णा और उसके बियॉन्ड का एरिया जो है वो निजाम को दे दिया, राइट। तो यहां पर तुंगभद्रा और कृष्णा जो है वो निजाम और मराठों के बीच में बांट दी। दोनों जो है वो उपजाऊ भूमियां हैं, लेकिन वो जमीन बीच में है, राइट। दैट मींस कोस्टल रीजन नहीं दिया उन्हें। कोस्टल रीजन किसने रखा अपने कंट्रोल में, जो वेस्टर्न कोस्ट है, अंग्रेजों ने, राइट। और जो उपजाऊ भूमि है वो किसके हाथ में दी, मराठों के। दैट मींस वहां से जो प्रोडक्शन आएगी फाइनली उसको बेचना ही जाएंगे। वो बेचने कहां जाएंगे, कोस्ट में, और वहां पर कौन बैठा है, अंग्रेज। दैट मींस प्रोड्यूस कोई और करे और एक्सपोर्ट हम करें। ये थी अंग्रेजों की स्ट्रेटजी, प्रोड्यूस भारतीय शासक करें और एक्सपोर्ट हम करें, और हम एक्सपोर्ट की ड्यूटी खाएं बैठ के आराम से कोस्ट पे, ठीक है, शुरुआत में। और फिर धीरे धीरे हम विवश करें, जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उनके लिए प्रोड्यूस हो। दैट मीन्स पॉलिटिकल एक्सेशन। आगे हम समझेंगे आगे आने वाले सेशंस में। नेक्स्ट देखिए, अ वॉर डैमेज यानी युद्ध में जो क्षतिपूर्ति की जो राशि है वो 3 करोड़ फिक्स की गई, और उसके बदले टिपू के दो लड़कों को जो है वो अपने कंट्रोल में लिया, किसने, अंग्रेजों ने, ठीक है। अब यहां पर हुआ क्या, 3 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ जो है वो टीपू सुल्तान ने हाथों हाथ दे दिए, और बाकी 1.5 करोड़ उसने देने थे इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। दिस वाज द ट्रीटी ऑफ सेरंगीपट्टनम। अब यहां पर इस मैप के माध्यम से देखिए कि कौन कौन सा एरिया जो है वो अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में लिया। पिछला मैप हमने देखा था, मैसूर की जो कोस्ट लाइन है वो कितनी घट गई। माहे के नीचे का जो एरिया आप ये देख रहे हैं, ये मालाबार है। मालाबार किसने अपने कंट्रोल में ले लिया, अंग्रेजों ने। उसके ऊपर मैंगलोर तक का एरिया जो है वो किसके कंट्रोल में है, ये केवल टीपू के कंट्रोल में। और उसके ऊपर जो गोवा के नीचे का जो एरिया है ये चला गया किसको, मराठों को। दूसरी साइड आप देख रहे हैं मैसूर का कृष्णा वाला जो एरिया वो किसको चला गया, निजाम को। और नीचे ये जो आप एक आप चेक्स में देख रहे हैं, ये जो एरिया है ये अंग्रेजों के कंट्रोल में, ठीक है। तो यहां पर आप साइड में लिखा हुआ देख भी सकते हैं कि किसके किसके कंट्रोल में गया थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में, कौन कौन से एरिया। नेक्स्ट आप देखते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। तो टिपू ने फुलफिल कर दी सारी टर्म्स सेरंगीपट्टनम की ट्रीटी की और अपने लड़कों को रिलीज करा लिया। 1796 में हिंदू रूलर वोडियार डायनेस्टी का जब अंतिम मर गया, ध्यान रखिएगा अभी भी नॉमिनल चीफ है ओनली टिपू। जो एक्चुअल शासन है, जो मान लीजिए जो सरकारी दस्तावेज में जो एक्चुअल साइन चल रहे हैं वो वोडियार शासकों के ही चल रहे हैं। लेकिन जब अंतिम शासक वोडियार मर गया तो टिपू ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। और वो खैर पूरी की पूरी पॉलिटिकल शक्ति तो थी ही उसके हाथ में, लेकिन जो फाइनल जो सरकारी दस्तावेज पे जो केवल नॉमिनल फॉर्म पे जो साइन करते हैं, जैसे भारत में प्रेजेंटली प्रेसिडेंट करते हैं आखिरी में साइन, वो वोडियार शासक ही कर रहे थे। उसको रिप्लेस किया 1796 में और खुद जो अपने आप को सुल्तान घोषित किया। लॉर्ड वेलेस्ली आए 1798 में, और लॉर्ड वेलेस्ली ने बढ़ती हुई टिप्पू की शक्ति को अपने लिए फिर से चैलेंज समझा, और उसने 1798 में टिप्पू के खिलाफ एक चार्जशीट जो है वो डाली कि टिप्पू ने सेरंगीपट्टनम की ट्रीटी को वायलेट किया है और हम उसके खिलाफ अब युद्ध छेड़ते हैं। देखिए क्या वायलेशन रखा उसने, पॉइंट देखिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798 चार्जशीट अगेंस्ट Tipu mentioned that he was plotting against the English with the Nizam and Marathas, and that he had sent emissaries to Arabia, Afghanistan, Kabul and Zaman Shah, as also to Isle of France and Versailles with treasonable intent. तो यहां पर आपने कई बार सुना होगा कि जो टिपू सुल्तान है उसकी अन्य देशों में क्या थी, एम्बेसीज थी, राइट। और टिपू सुल्तान जैकोबियन क्लब का मेंबर भी था, यानी कि फ्रेंच से उसकी अच्छी बनती हुई थी, राइट। मॉरिशियस जो है वो फ्रेंच के कंट्रोल में था, और जो अरेबिया वाला एरिया है वो फ्रेंच और रशिया दोनों के कंट्रोल में थे। वहां के जो शासक हैं, टर्की वाले जो एरिया है वो फ्रेंच भी उन पे अपनी मतलब इन्फ्लुएंस डाल रहा था, और दूसरी साइड से रशिया अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा था। पंजाब वाले एरिया में, पंजाब वाले टॉपिक में जब आएंगे हम आज ही इसी सेशन में, उसमें मैं समझाऊंगा क्या है वहां पर फ्रेंच और रशिया का क्या लेना देना है। तो जो अरेबिया वाला एरिया है उसके साथ जो है वो टिपू अपने रिलेशन बिल्ड कर रहा है। दैट मींस जो भी अंग्रेजों के दुश्मन है, अरेबिया वाला एरिया फ्रांस हो गया, राइट, इसके साथ जो टिपू अपना रिलेशन बिल्ड कर रहा है, इसको अंग्रेजों ने
ट्रीजन, और दूसरी चीज जो निजाम और अंग्रेजों ने इल्जाम डाला कि निजाम और मराठों के साथ जुड़कर अब टिपू जो है वो दक्षिण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध लड़ने की जो है वो नीति बना रहा है। इसको ट्रीजन यानी कि म्यूटनी आप कह सकते हैं कि अभी म्यूटनी करी नहीं है, लेकिन उन्होंने अंदेशा जताया कि हमारे लिए खतरा बन सकता है, और उन्होंने ऑटोमेटिकली मान लिया कि ट्रीटी को वायलेट कर दिया। किसने? टिपू ने। लेकिन अंग्रेज तो ढूंढ रहे थे बहाना, राइट। तो यहां पर वेलेस्ली ने जो है वो युद्ध छेड़ दिया। वॉर जो है वो शुरू हुआ अप्रैल 1799। इस बार आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजों के पास शक्ति की कमी नहीं है। 1798 आते आते तो बंगाल से, बिहार से, अवध से इतना धन किसानों के मतलब आप ये मान सकते हैं कि उनके पेट से उन्होंने निकाल लिया। इतना धन उन्होंने निकाल लिया कि अंग्रेजों के पास शक्ति जो है वो इस समय अपार है। तो टिपू जो है वो नहीं टिक सका, ठीक है। और युद्ध जो है वो बहुत जल्दी 4 मई 1799 में खत्म हो गया, जब सेरंगीपट्टनम में टिपू की मौत हुई, लड़ते हुए टिपू की हार हुई। और टिपू जो है वो इंग्लिश जनरल स्टुअर्ट के हाथों जो है वो हारा। पहले स्टुअर्ट के हाथों, फिर हैरिस के हाथों, और फिर फाइनली जो है वो मतलब मृत्यु हो गई लड़ते लड़ते टिपू सुल्तान की। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द इंग्लिश वर अगेन हेल्ड बाय मराठाज और निजाम। और जब टिपू बहुत कमजोर था तो अंग्रेजों की मदद की मराठा और निजाम ने। ये है वो एग्जाम्पल कि भारतीयों में आपस में क्या नहीं है, एकता नहीं है, राइट। टिपू की मदद नहीं की गई, जबकि टिपू जो है वो जोड़ रहा था मदद मराठा और निजाम की। लेकिन जब टिपू कमजोर था तो अंग्रेजों ने मराठा और निजाम को लालच दिया कि जब टिपू हारेगा तो उसका एरिया का हिस्सा जो है वो हम आपको दे देंगे, राइट। तो ये जो टेरिटरी की भूख है, इसके चक्कर में भारतीय शासक जो है वो जुड़ नहीं सके आपस में, और जिसका अंग्रेजों ने भरपूर फायदा उठाया, ठीक है। उसका एग्जाम्पल हमें टिपू की हार के साथ भी नजर आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं मैसूर का क्या हुआ टिपू के बाद। तो पहला पॉइंट देखेंगे, वेलेस्ली ऑफर्ड सूंडा एंड हारपोनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैसूर किंगडम टू मराठास। मराठों को क्या क्या गया? सूंडा और हारपनली। उसके अलावा निजाम वाज गिवन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गूटी और गुर्रमकोंडा। गूटी और गुरुमकोंडा किसको गया? निजाम को। दैट मींस टेरिटोरियल गेन हुआ किस किस को? मराठा और निजाम को। इंग्लिश ने क्या क्या लिया? अंग्रेजों ने कन्नारा, वायनाड, कोयंबटूर, द्वार रूपम और सेरंगीपट्टम। दैट मीन्स जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट हैं, जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेड के शहर हैं, वो सारे अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में लिए। और उसके बाद जो बचा खुचा मैसूर का एरिया था वो पुराने वोदियार शासकों को दे दिया गया। और वहां पर पुराने वोदियार शासक जिसको हटाकर, वोदियार के पहले मंत्री बैठे थे, फिर हैदर अली बैठे थे, फिर टिपू सुल्तान बैठे थे। अब उसके कृष्णा राज थर्ड या तीसरे कृष्ण राज को बिठाया गया वहां पर, एक सब्सिडरी अलायंस करके, एक पपेट शासक के रूप में, मैसूर के शासक के रूप में। और जो फैमिली है हैदर अली की, उसको कोयंबतूर में रहने को पेंशन दी गई। मतलब पेंशन में रखा गया, ऐसा नहीं है कि हैदर अली की फैमिली या टिपू सुल्तान की फैमिली कहिए, अभी तो टिपू सुल्तान की फैमिली है, जो टिपू सुल्तान की फैमिली है उसको कोयंबतूर में रहने की जगह दी गई। यानी कि उनको रूलिंग, उनका जो हिस्सा है वो हटा दिया। क्यों? क्योंकि सरकारी तौर पे टिपू सुल्तान का हक नहीं बनता था वोदियार उस पे मैसूर में। मैसूर पे हक किसका बनता था? वोदियार शासकों का, ठीक है। सो इस टेक्निकलिटी पे अंग्रेजों ने बहुत खेला। मराठों के साथ भी इसी तरह खेला कि जब पेशवा को फाइनली मराठों ने हराया तो भोंसलेज को वापस उसने अपॉइंट किया। दैट मींस शिवाजी के जो डिसेंडेंट्स है, शिवाजी की जो लिनियज है, उसी को वापस वहां पर अपॉइंट किया, ठीक है। खैर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन 1831 विलियम बेंटिक टुक कंट्रोल ऑफ मैसूर ऑन ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस। 1831 में फाइनली मैसूर का पूरा कंट्रोल जो है वो विलियम बेंटिक ने अपने कंट्रोल में ले लिया। 1881 में लॉर्ड रिपन रिस्टोर्ड द किंगडम टू इट्स रूलर। रिपन ने 1881 में वापस जो है वो वोडियार किंग को दे दिया शासन। तो ये है मैसूर आफ्टर टिपू। अब एक मैप के माध्यम से देखिए, इस मैप के माध्यम से समझिए, मैसूर के पास कोस्टल लाइन खत्म। मैसूर की इकोनॉमी स्ट्रांग होने का कारण क्या है? कि उसके पास कोस्टल लाइन है। वही कोस्टल लाइन उससे छीन ली। आप देख रहे हैं जो नीचे मालाबार का जो एरिया है वो अंग्रेजों के कंट्रोल में,
उसके ऊपर सारा एरिया जो है वो आपस में बांट लिया गया। यहां पर आप देख रहे हैं निजाम को, जो डार्कर ब्लू पार्ट है वो निजाम को गया, जो ये पिंक डॉटेड पार्ट है आप देख रहे हैं मैसूर के नीचे, ये गया अंग्रेजों को, जो चेक वाला पार्ट है ये भी गया अंग्रेजों को। ध्यान दीजिए, पहले भी अंग्रेजों के पास था, अब एक्सटेंड हो गया अंग्रेजों के पास। पिछले मैप के साथ इस मैप को आप कंपेयर करके देखिएगा, पूरी की पूरी जो कोस्ट लाइन है वो अंग्रेजों ने अपने पास ले ली। मराठों को जो दिया था वो मराठों के पास ही है, उनसे नहीं छीना। उनको उसके अलावा जो है वो भूमि दी, लेकिन कोस्ट लाइन नहीं दी अब की बार मराठों को। ठीक है, सो दिस वाज, हमने समझा कि किस तरह मैसूर पे अधिकरण किया किसने, अंग्रेजों ने। आइए अब आगे नेक्स्ट सेशन लेते, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि मराठों को किस तरह जो है वो अपने सब्जुगेशन में लाए अंग्रेज। आइए अब मराठों के सब्जुगेशन को समझते हैं। सो अब देखते हैं एंग्लो मराठा स्ट्रगल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एंग्लो मराठा स्ट्रगल, तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझा दिया है। टेरिटोरियल क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। किस बेसिस पे करना है टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कि पहले जितनी भी बड़ी शक्तियां हैं जो कि जिन्होंने कोस्ट लाइन एक्वायर की है या जो भी नेचुरल बॉर्डर्स एक्वायर किए उनको हराना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे अंदर की शक्तियों को हराना है। ठीक है, तो नीचे दक्षिण में कर्नाटक को हरा दिया, बंगाल को हरा दिया, मैसूर को हरा दिया। अब देखते हैं मराठों के साथ कैसे निपटे अंग्रेज। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 82 तक चली। आफ्टर द डेथ ऑफ माधव राव, 1772 में मैंने आपको बोला ना माधव राव की मृत्यु हुई, उसके बाद माधव राव के बाद नारायण राव जो है वो गद्दी पर बैठे, माधव राव के पुत्र। लेकिन नारायण राव जो है वो एक कुशल शासक ना होने के कारण रघुनाथ राव, जो कि नारायण राव के अंकल है ना, उसके जो है वो अंकल है, उसने मार दिया किसको, नारायण राव को, और खुद जो है वो पेशवाशिप अपने हाथ में ले ली। दैट मीन्स जो रघुनाथ राव है वो कायदे से पेशवा नहीं बनना चाहिए था। नारायण राव पेशवा बने थे, तो नारायण राव को मार दिया रघुनाथ राव ने और खुद बन गए वो पेशवा। अगर वो खुद पेशवा बन गए दैट मीन्स जो रेस्ट ऑफ द कॉन्फेडरेसी है उसका या तो सपोर्ट होगा या तो सपोर्ट नहीं होगा। तो यहां पर हमें देखने को मिला कि किस तरह कुछ लोगों ने रघुनाथ राव का साथ दिया और कुछ लोगों ने रघुनाथ राव का नहीं साथ दिया। और यहां पर अंग्रेजों ने कैसे फायदा उठाया, जो मराठों की आपसी कॉन्फ्लिक्ट है उसका, और मराठों की आपसी कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाकर धीरे धीरे एक एक युद्ध करके जो है वो अंग्रेजों ने कैसे मराठों का पूरा जो है वो कोस्टल लाइन जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, अब नारायण राव को तो मार दिया रघुनाथ राव ने, लेकिन नारायण राव की जो वाइफ हैं गंगाबाई, उनसे नारायण राव को एक पुत्र प्राप्त हुआ नारायण राव की मृत्यु के बाद, जिसका नाम रखा गया सवाई माधव राव। अब आपने कई जगहों पर यह नाम लिखा हुआ देखा होगा सवाई। सवा का मतलब क्या होता है, 1 प्लस क्वार्टर, है ना, 1 प्लस 1/4। दैट मीन्स माधव राव से सवा गुना है ये, राइट। तो सवाई माधव राव को जन्म दिया जो कि लीगली पेशवा था। अब जो बाकी के सारी कन्फेडरेसी है, मराठा कन्फेडरेसी 12 के 12, वो पूरी की पूरी कन्फेडरेसी इस एम में जुट गई कि अब हमें रघुनाथ राव को हटाना है, और ये जो ऑफिशियली पेशवा है, जो लीगली पेशवा है, उसको जो है वो सवाई माधव राव, जो कि अभी बच्चा है, उसको जो है वो गद्दी पर बिठाना है। ठीक है, और जो उसको गद्दी पर बैठाने में कामयाब हो गया, राइट, दैट मीन्स वो अब क्या बनेगा, रीजेंट। और शक्ति, अब बच्चा है वो तो चला नहीं सकता एम्पायर, जो उसको गद्दी पर बैठाने में कामयाब हो गया, शक्ति उसके कंट्रोल में आ जाएगी। यहीं पर आते हैं नाना फडणवीस। सो नाना फडणवीस 12 भाई जिसको कहते हैं, पूरी की पूरी जो कन्फेडरेसी है मराठों की, उनके हेड के रूप में उभरते हैं अभी के जो पेशवा है रघुनाथ राव उसके खिलाफ, ताकि गंगाबाई के पुत्र सवाई माधव राव, जो कि नारायण राव के पुत्र हैं, उसको लीगली गद्दी पर बैठाया जा सके, क्योंकि लीगली ही इज द पेशवा, नॉट रघुनाथ राव। ये कॉन्फ्लिक्ट है किसके बीच में, मराठों के बीच में। किस चीज के लिए है, पेशवाशिप के लिए। क्यों है, क्योंकि रघुनाथ राव ने नारायण राव को मारकर खुद गद्दी पर बैठ गया, जबकि नारायण राव के बच्चे को बैठना चाहिए था वहां पे, और नारायण राव के बच्चे को जो बिठाएगा वो उसकी जगह जो है वो शासन कर सकता है।
ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिचुएशन है मराठों का, और इसका अंग्रेजों ने कैसे फायदा उठाया आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम ट्रीटी ऑफ सूरत के माध्यम से। ये ट्रीटीज बहुत जरूरी है, पेपर में बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रीटी ऑफ सूरत 1775, रघुनाथ राव ने सबसे पहले जो है वो अंग्रेजों की मदद मांगी। क्यों? अब रघुनाथ राव रह गए अकेले और दूसरी साइड पूरी की पूरी मराठा कन्फेडरेसी जो है वो एक साथ जुड़ गई। अब रघुनाथ राव ने अंग्रेजों की मदद मांगी और अंग्रेजों ने बोला कि देखो फ्री में तो मदद करते नहीं, हमें चाहिए जरूरी चीज, इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारे लिए। अब आप खुद देखिए, रघुनाथ राव जो है वो गायकवाड़ वाले एरिया में डोमिनेंट है, दैट मींस गुजरात वाले एरिया में डोमिनेंट है। और मैंने आपको अभी तक तो समझा ही दिया है कि गुजरात की ट्रेडिंग पोर्ट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। दैट मींस गुजरात के कुछ ट्रेडिंग पोर्ट जो है वो अपने खोने पड़ेंगे रघुनाथ राव को, और वही अंग्रेजों ने किया भी। अब यहां पर पॉइंट पढ़ सकते हैं, अंग्रेजों ने क्या मांगा उनसे, अंग्रेजों ने मांगा सेलेसिट और बसीन। सेलेसिट और बसीन ये वही दो एरिया हैं जो कि पुर्तगालियों से छीने थे, किसने, मराठों ने। और सेलेसिट और बसीन जो है वो दोनों पोर्ट सिटीज हैं, या इस तरह बोला जाए कि उनकी इंपॉर्टेंस है, जो अरब सागर का जो ट्रेड है उसमें, उसको अपने कंट्रोल में लिया अंग्रेजों ने। और नेक्स्ट ये पूरा पॉइंट पढ़ते हैं। रघुनाथ राव सीडेड द टेरिटरी ऑफ सेलेसिट एंड बसीन टू इंग्लिश अलोंग विद अ पोर्शन ऑफ रेवेन्यूज फ्रॉम सूरत एंड भरूच। सूरत और भरूच से जो पैसा निकलता है वो भी देना शुरू कर दिया अंग्रेजों को। इन रिटर्न इंग्लिश ने क्या प्रोवाइड किया रघुनाथ राव को, 2500 सोल्जर, अंग्रेजी तर्ज पे तैयार वेपन्स, अंग्रेजी वेपन्स के साथ। उसके बाद दूसरा हुआ ट्रीटी ऑफ पुरंदर। अब ये जो ट्रीटी हुई है अंग्रेजों के साथ, जो ट्रीटी करी है ये बंबई में जो बैठे हैं अंग्रेजी अफसर उनके साथ करी है। लेकिन जो अंग्रेजों की सेंट्रल अथॉरिटी है वो कहां बैठी है, कलकत्ता में। तो जो कलकत्ता में सेंट्रल अथॉरिटी बैठी है उसने बोला कि नहीं, हमें नहीं जमी ये ट्रीटी, तुमने कैसे कर ली है, हमसे पूछे बगैर आपने कैसे कर ली ट्रीटी। मैंने बोला ना, कलकत्ता मद्रास, कलकत्ता और बंबई इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, पावर स्ट्रगल चलता है। भले ही गवर्नर जनरल कहां बैठा है, कलकत्ता में, लेकिन मद्रास में जो गवर्नर बैठा है या बंबई में जो गवर्नर बैठा है वो उनकी आज्ञा की अवहेलना जो है वो खुले तौर पर कर देते हैं। और यहां पर की भी जब ट्रीटी करी उन्होंने, किसकी, सूरत की। तो ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल कंडेम द ट्रीटी ऑफ सूरत ऑफ 1775 और ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल ने अपनी तरफ से कर्नल अपटन को भेजा कि जाकर जो है वो सिचुएशन को सबडू करो। कर्नल अपटन ने आकर जो मराठा कॉन्फेडरेसी है उसके साथ ट्रीटी करी, रघुनाथ राव को पेशवाशिप से उतारा, रघुनाथ राव को भेजा किसमें, पेंशन पे, और पेशवाशिप पे अपॉइंट किया गया किसको, द इन्फेंट ऑफ गंगाबाई, गंगाबाई के इन्फेंट पुत्र सवाई माधव राव को। और यहां पर अंग्रेजों ने जो कलकत्ता, अब देख रहे हैं आप, जो कलकत्ता की शक्ति है उसने किसका साथ दिया, उसने बड़ी शक्ति का साथ दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के लिए फायदेमंद हो जाएगा, बाद में बड़ी पूरे के पूरे बड़े हिस्से को हराना जो है वो अंग्रेजों के लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बॉम्बे गवर्नमेंट रिजेक्टेड दिस एंड गेव रिफ्यूज टू रघुनाथ। अब जो ट्रीटी ऑफ सूरत को नल कर दिया किसने, ट्रीटी ऑफ पुरंदर के माध्यम से कलकत्ता काउंसिल ने, बॉम्बे गवर्नमेंट ने उसको मानने से मना कर दिया और रघुनाथ को अपने पास शरण दी। 1777 में नाना फडणवीस ने जो ट्रीटी हुई है पुरंदर की, उस ट्रीटी को क्या कर दिया, वॉयलेट। कैसे किया वॉयलेट, जब उसने फ्रेंच की मदद करनी शुरू कर दी। अब ट्रीटी ऑफ पुरंदर क्या हुई होगी, आप खुद सोच के देखिए कि अंग्रेजों और मराठों के बीच में ट्रीटी हो रही है तो क्या हुई होगी कि अगर आप युद्ध करेंगे कहीं तो हम मदद करेंगे, हम पे अगर कोई समस्या होगी तो आप मदद करेंगे। दूसरी चीज, आप जितना भी फॉरेन ट्रेड करेंगे वो हमारी निगरानी में रह के करेंगे। तीसरी चीज, अगर आप किसी यूरोपीय शक्ति से मदद ले रहे हैं या किसी की मदद कर रहे हैं तो आप पहले हमसे चेक करेंगे कि कर सकते हैं या नहीं। हमसे पूछे बगैर आप किसी और यूरोपीय शक्ति से नहीं आप जो है वो लेन देन कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। और यहां पर जो क्या नाम है, मराठे हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रेंच को जो है वो पोर्ट प्रोवाइड कर दिया। सो दैट मीन डायरेक्टली उन्होंने वायलेट कर दी ट्रीटी। जैसे ही वायलेट करी ट्रीटी, दैट मीन्स फिर से जो है वो युद्ध के लिए खुल गया रास्ता। इंग्लिश एंड मराठा आर्मीज जो है वो युद्ध छिड़ा, कहां पर, पुणे में। मराठा आर्मी को कमांड कर रहे थे कौन, महाजी सिंधिया या महाजी शिंदे। मराठा आर्मी की गुरिल्ला वॉरफेयर का पहली बार एक चरम रूप पे जो है वो स्वाद चखा अंग्रेजों ने। क्यों? क्योंकि महाजी शिंदे जो है वो एक काफी अच्छे बैटल टेक्टिशियन थे और अंग्रेजों को बहुत घुमाया उन्होंने। जो गुरिल्ला वॉरफेयर है उसके माध्यम से क्या करते हैं वो, कुछ बेसिक एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे
जंगल में आग लगा दी, जहां से सेना गुजर रही है उस पूरे जंगल में आग लगा दी, राइट। जहां से सेना गुजर रही है वहां पर जितने भी पानी के स्रोत हैं उन सब में जहर डाल दिया। जहां से सेना गुजर रही है उसको धीरे धीरे जो है वो टुकड़े टुकड़ों में तोड़ दिया। दैट मीन्स अब देखो, मान लीजिए अगर 20,000 की सेना जा रही है तो पूरी सेना एक साथ नहीं जाती, टुकड़े टुकड़ों में जाती है। और अगर 20,000 की सेना मूव कर रही है कहीं तो उनके लिए खाना पानी, उनके टेंट वगैरह, दैट मीन्स एक पूरा का पूरा उनका कैंटोनमेंट जो है वो पहियों पे चलता है साथ में। अगर उनके रीइंफोर्समेंट्स को आप रोक दें, यानी कि उनके खाने को अगर आप अपने कंट्रोल में ले लें, तो सेना जो है वो आप उसको भूखा मार सकते हो। यही जो है वो शिंदे ने किया भी, अंग्रेजों की सेना को भूखा मारा। अंग्रेजों की सेना को जो बीहड़ है दक्कन के, उसमें उन्होंने उलझाया बहुत बुरी तरीके से। मैंने आपको बताया है दक्कन के क्षेत्र पे कोई भी बड़ी शक्ति कंट्रोल नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि दक्कन का जो नेचुरल जो उनकी वहां की जो भूमि है, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वो इतनी बुरी है कि वहां के जो नेटिव है केवल वही उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि वहां के नेटिव है, वो सीख जाते हैं कि कैसे इस भूमि का इस्तेमाल करना है, राइट। सो दैट मीन्स बाहर से कोई शक्ति आती है तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है ये। और उसी चैलेंज को जो है वो फेस किया अंग्रेजों ने और वो हारे। और पहली बार जो है वो जब युद्ध उन्होंने डायरेक्टली फेस किया, किसको? महाजी शिंदे को, तो अंग्रेजों को हारना पड़ा। और अंग्रेजों को जो है वो एक बहुत शर्मनाक ट्रीटी करनी पड़ी, जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ वडगांव। अब ट्रीटी ऑफ वडगांव करनी पड़ी, जिसमें जितना भी एरिया अंग्रेजों ने कब्जे में लिया है मराठों का, वो सब अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा। अब ये ट्रीटी ऑफ वडगांव किसने करी? बंबई गवर्नमेंट ने करी। लेकिन ट्रीटी ऑफ वडगांव को फिर से जो है वो किसने रिजेक्ट कर दिया? कलकत्ता की काउंसिल ने। और अगर ट्रीटी ऑफ वडगांव को कलकत्ता काउंसिल ने रिजेक्ट किया तो दैट मींस अब कलकत्ता काउंसिल फिर से अपनी तरफ से ट्रीटी करेगी, जिसको कहेंगे हम ट्रीटी ऑफ सलबाई। तो यहां पर हमें समझना है ट्रीटी ऑफ गुजरात, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। गुजरात किसने करी? बंबई की सरकार ने। पुरंदर किसने करी? कलकत्ता की सरकार ने। फिर दूसरी हमने ये देखी ट्रीटी ऑफ वडगांव, ट्रीटी ऑफ, देख रहे हैं आप यहां पे ट्रीटी ऑफ सलबाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटी ऑफ वडगांव और सलबाई क्या है, और सूरत और पुरंदर। तो यहां पर आप जोड़ के चलेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे, पूरा आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना क्या है, ठीक है। वडगांव और कौन सी जुड़ी हुई है? सलबाई आपस में जुड़ी हुई है। अब देखते हैं ट्रीटी ऑफ सलबाई में क्या हुआ 1782 में। वॉरेन हेस्टिंग्स इस समय कौन है? गवर्नर जनरल है। और क्यों? क्योंकि केस चल पड़ा है किसके ऊपर? रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर केस चला है। वाटसन के ऊपर भी केस चला था, एडमिरल वाटसन के ऊपर। किस बात पर? कि उन्होंने द्वैध शासन लगाकर बहुत ज्यादा पैसा अपनी जेब में डाला और अंग्रेजी सरकार को कुछ नहीं दिया। रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर केस चला, 2 साल तक केस चला। 1774 में उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह का एक्सेंट्रिक इंसान सुसाइड कर सकता है। अब जो अंग्रेजी दस्तावेज तो यही है कि उसने सुसाइड किया, बट आई डोंट थिंक सो। मी पर्सनली मैं नहीं मानता कि इतना एक्सेंट्रिक इंसान सुसाइड कर सकता है, ठीक है। हो सकता है कि मार दिया गया हो, काफी आम बात है ये। मारकर जो है वो सरकार घोषित कर देती है कि सुसाइड हुआ है। बहुत सारी सरकारों ने किया ऐसा पूरी दुनिया भर में। ट्रीटी ऑफ सलबाई देखते हैं 1782। वॉरेन हेस्टिंग्स रिजेक्टेड द ट्रीटी ऑफ वडगांव। सोल्जर्स अंडर कर्नल गोडार्ड हु कैप्चर्ड अहमदाबाद। अब वॉरेन हेस्टिंग्स देखिए, जब भी बंगाल भेजेगा ना सैनिकों को, ध्यान रखिएगा, जब भी कलकत्ता में बैठे जो गवर्नर जनरल है, वो जब भी सैनिकों को भेजेगा तो जीत निश्चित होगी अंग्रेजों की। क्यों? क्योंकि अब की बार सेना बड़ी होगी, रिसोर्सेस ज्यादा होंगे और जो तैयारी है वो फुल प्रूफ होगी, ठीक है। तो जब ट्रीटी ऑफ सलबाई के बाद सेना भेजी किसने? कर्नल गोडार्ड ने। तो उन्होंने आते ही कैप्चर किया फरवरी 1779 में। किसको? अहमदाबाद को। बसीन को दिसंबर 1780 में। और उसके बाद ग्वालियर को अगस्त 1780 में। फरवरी 1781 में जो है वो किसको कैप्चर कर लिया गया? सिंधिया को हरा दिया गया, शिंदे को हरा दिया गया फाइनली सिपरी में। और ये सब हराने के बाद हुई है ट्रीटी, राइट। समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं हेडिंग रखी है मैंने, ट्रीटी ऑफ सलवाई। ये सारे इवेंट पहले घटे। पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने जमकर हराया मराठों को हर जगह, उन्हीं के मैदानों में। और फिर फाइनली जो है वो क्या करी? ट्रीटी करी, ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782। अब इस ट्रीटी में क्या क्या जो है वो मेंशन थे पॉइंट्स, वो देखिए।
Scindia proposed a new treaty between Peshwa and the English, and the Treaty of Salbai was signed in 1782। ये जो न्यू ट्रीटी है ना, ये कौन सी है? ये ट्रीटी ऑफ सलवाई ही है। पुरानी ट्रीटी कौन सी थी? जो कि बॉम्बे गवर्नमेंट के साथ हुई थी, ट्रीटी ऑफ वडगांव। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हुआ? सेलेसेट शुड कंटिन्यू इन द पोजेशन ऑफ इंग्लिश, कि सेलेसेट जो है वो अंग्रेजों के पास ही रहेगा। द होल ऑफ द टेरिटरी कॉन्कर्ड इन ट्रीटी ऑफ पुरंदर इंक्लूडिंग बसीन शुड बी रिस्टोर्ड टू मराठास। ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद जितना भी एरिया अंग्रेजों ने कंट्रोल किया वो सब किसको जाएगा? मराठों को। In Gujarat, Fateh Singh Gaikwad should remain in possession of territory which he had before the war and should serve the Peshwa as before। गायकवाड़, मैंने आपको बोला ना, गायकवाड़ कहाँ बैठे हैं? गुजरात में। उसके बाद इंग्लिश शुड नॉट ऑफर एनी फर्दर सपोर्ट टू रघुनाथ राव एंड पेशवा शुड ग्रांट हिम मेंटेनेंस अलाउंस। अंग्रेज जो है वो ना ही रघुनाथ राव को सहायता देंगे, और पेशवा जो है वो रघुनाथ राव को एक मेंटेनेंस, एक पेंशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। हैदर अली शुड रिटर्न ऑल टेरिटरी टेकन फ्रॉम इंग्लिश एंड नवाब ऑफ आरकोट। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसी युद्ध के दौरान हैदर अली भी एक्टिव है, और इसी ट्रीटी में हैदर अली को बोला गया कि नवाब और आरकोट की एरिया जो है वो दिया जाए। क्यों? क्योंकि हैदर अली इसी समय जुड़े हुए हैं किसके साथ? मराठों के साथ जुड़े हुए थे इस समय। ठीक है, रिलेट कीजिएगा अभी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है उससे। इंग्लिश शुड एंजॉय द प्रिविलेजेस एट ट्रेड एज बिफोर। The Peshwa should not support any other European nation. The Peshwa and the English should undertake that their several allies should remain at peace with one another. Mahaji Scindia should be the mutual guarantor for the proper observance of the terms of this treaty। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो वही मोटी मोटी बात है जो मैंने आपको हमेशा से समझाया, कि आप फॉरेन किसी शक्ति से ट्रेड नहीं करेंगे। जितने भी जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, सेलेसिट अपने कंट्रोल में रख लिया, बसीन जो है वो दे दिया वापस, फॉर द टाइम बीइंग बसीर वापस मराठों को दे दिया। अब जितने भी दुश्मन हैं आपके, आप उनके साथ मिलकर हमारे साथ कंस्पायर जो है वो नहीं करेंगे। हमें अगर समस्या होती है तो आप मदद करेंगे, आपको अगर कोई समस्या होती है तो हम मदद करेंगे। और ट्रीटी जो है वो ऑब्जर्व की जा रही है। जिम्मेदारी किसको दी गई? शिंदे को दी गई। ठीक है, कौन सा शिंदे? महाजी शिंदे। कौन है महाजी शिंदे? सेनापति हैं किसके? मराठों के। आइए अब इस मैप के माध्यम से देखते हैं कि क्या सिचुएशन थी और क्या सिचुएशन बनी। 1795 में आप देखेंगे तो ये जो आप इस साइड वाला मैप देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर 1805 लिखा है, इस मैप में आप देख रहे हैं कि मराठों की रीच कहां है। गुजरात में देख रहे हैं आप, राजपूताना मराठों के कंट्रोल में है, और इधर मराठों के जस्ट नीचे आपको निजाम दिख रहे हैं, निजाम के नीचे मैसूर दिख रहे हैं आपको, और ऊपर अवध, इधर अफगान का पूरा रीजन। क्यों? क्योंकि 1761 में अफगान जो है वो जीत चुके हैं मराठों से, और दिल्ली का एरिया भी मराठों के कंट्रोल में है। पंजाब से लगता हुआ एरिया जो है, पंजाब तक पहुंच गए हैं मराठे वहां पर। उधर आप बंगाल आप डेवलप होता हुआ देख रहे हैं। तो इस मैप को ध्यान से समझिए, इसमें आपको सारी शक्तियां दिख जाएंगी। दक्षिण में आपको कर्नाटक दिखेगा, उसके अलावा आपको सिरकार दिख रहा है, निजाम दिख रहा है, बंगाल दिख रहा है, नीचे मैसूर दिख रहा है, नीचे त्रावणकोर दिख रहा है, और मराठा कन्फेडरेशन दिख रही है। दिस वॉज 1795। ठीक है, अब दूसरा मैप देख रहे हैं आप 1805 का। 1805 में देखिए कि किस तरह मराठों की, ये जो गुजरात वाला एरिया है, ये जो ब्लू हो गया है सारा एरिया, ये अंग्रेजों का है। नीचे आप देख रहे हैं कर्नाटक, और उसके साथ लगता हुआ सिरकार और बंगाल, और उधर अवध से लगता हुआ पूरा एरिया दिल्ली, और फिर ऊपर तक, राइट, सारा एरिया जो है वो अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। ऊपर कहां तक आप देख रहे हैं? सतलुज के नीचे नीचे आप जो, जहां पर आपको ब्लू लिमिट नजर आ रही है ना, उसके ऊपर जो नदी है, ध्यान से अगर आप देखें तो वो सतलुज है। तो सतलुज के नीचे का जो एरिया है वो किसके कंट्रोल में है? सतलुज के जो नीचे का एरिया है वो पहाड़ी शासकों के कंट्रोल में था, और पहाड़ी शासकों से अब किसने ले लिया? अंग्रेजों ने। ठीक है, और जहां जहां पर आपको ये पिंक एरिया नजर आ रहा है, ये किसका है? मराठों का है। दिस इज 1805। अब यहां पर आप बदलाव देख सकते हैं साफ साफ कि किस तरह निजाम की टेरिटरी में इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि निजाम, अब 1795 से 1805 के मैप में चेंज देखिए कि निजाम की टेरिटरी में क्या इंक्रीज हुआ। निजाम ने अंग्रेजों का साथ दिया और मराठों की टेरिटरी घटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं
सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 तक। तो ये जो 1805 वाला मैंने मैप दिखाया ना, ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद ही जो है वो, मतलब उसी के बाद आप रिलेट कर सकते हैं इन घटनाओं के बाद। घटनाएं देखते हैं। पेशवा माधवराव नारायण जो है वो, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था 1795 में, जिस साल का मैंने आपको मैप दिखाया। और उसके बाद बाजीराव सेकंड जो कि रघुनाथ राव के पुत्र हैं, उन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर जो रघुनाथ राव की फैमिली है वो भी अभी भी इसी होड़ में थे कि हम हैं, एक्चुअल पेशवाशिप हमारे पास है। तो जब सुसाइड कमिट किया पेशवा माधवराव नारायण ने, तो उसके बाद गद्दी पर आए कौन? बाजीराव सेकंड जो कि रघुनाथ राव के पुत्र हैं। अप्रैल 1, 1801 में पेशवा ने विट्ठू जी की हत्या कर दी। पेशवा कौन है? बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड ने विट्ठू जी की हत्या कर दी। और विट्ठू जी कौन है? विट्ठू जी है जसवंत राव होलकर के ब्रदर। अब ये जसवंत राव होलकर कौन है? तो मैंने आपको मैप दिखाया ना, ठीक है। तो ऊपर जो आपको नजर आया ना, हिमाचल हरियाणा तक का एरिया जो मराठों के कंट्रोल में, जो दिल्ली तक का एरिया जो मराठों के कंट्रोल में है, वो किसकी वजह से है? वहां तक एक्सपेंशन जो है वो जसवंत राव होलकर या यशवंत राव होलकर ने किया। उसके भाई को मार दिया किसने? बाजीराव ने, बाजीराव सेकंड ने। यशवंत राव होलकर भड़क गया। अब यशवंत राव होलकर जो है वो युद्ध अपने मतलब युद्ध के नीति से जो है वो मूव करना शुरू किया उसने बाजीराव सेकंड की तरफ। और बाजीराव सेकंड रघुनाथ राव का लड़का है। दैट मींस जो पूरी कन्फेडरेसी है वो उससे नाराज है। दैट मींस अब जो है वो सपोर्ट किसके पास आ गया? कन्फेडरेसी का यशवंत राव होलकर के पास। दैट मींस अब बाजीराव सेकंड क्या करेगा? वो कायर है, वो मदद मांगेगा। किससे मांगेगा? अभी कौन है शक्तिशाली? अंग्रेज। तो अंग्रेज तो तैयार बैठे रहते हैं दूसरों के मामले में अड़चन डालने के लिए। अंग्रेजों ने बोला कि हम देंगे तुम्हें सपोर्ट। बाजीराव सेकंड अंग्रेजों के पास गया और अंग्रेजों के पास जाकर उसने वहां पर एक ट्रीटी करी दिसंबर 31, 1802 में। उस ट्रीटी को फेमसली कहा जाता है ट्रीटी ऑफ बसीन। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी 1802 की। तो यहां पर ट्रीटी ऑफ सलबाई, ट्रीटी ऑफ बसीन, ट्रीटी ऑफ वडगांव और ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ सूरत, ये सारी ट्रीटीज में डिफरेंशिएशन ध्यान रखना है आपको। सवाल एग्जामिनर इन्हीं ट्रीटीज के माध्यम से उलझाता है आपको, राइट। ट्रीटी ऑफ बसीन में देखते हैं क्या क्या प्रोविजंस थे। देखिए, टू रिसीव फ्रॉम द कंपनी अ नेटिव इन्फेंट्री 6000 सैनिकों की विद यूजुअल प्रोपोर्शन ऑफ फील्ड आर्टिलरी एंड यूरोपियन आर्टिलरी मैन अटैच्ड टू बी परमानेंटली स्टेशन इन द टेरिटरीज। यहां पर क्या है? परमानेंटली स्टेशन टू द टेरिटरीज। ट्रीटी ऑफ बसीन को इतिहासकारों ने डॉक्यूमेंट किया है भारत में अंग्रेजी शासन के लिए जो चाबी है, अंग्रेजी शासन भारत में जो आया और जो अंग्रेजी शासन भारत में खुला, उसकी जो चाबी है उसको माना गया ट्रीटी ऑफ बसीन। क्यों? क्योंकि ट्रीटी ऑफ बसीन के माध्यम से अंग्रेजों ने बहुत इंपॉर्टेंट जो पोस्ट हैं भारत, उस समय मराठा क्षेत्र की जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है वहां पर अंग्रेजी जो रेजिमेंट्स हैं उनका डेप्यूटेशन करना शुरू कर दिया और स्थायी तौर पे वहां पर जो है वो सैनिक रहने शुरू कर दिए। दैट मींस ये कि बंगाल उनके कंट्रोल में, अवध उनके कंट्रोल में, दिल्ली उनके कंट्रोल में, राइट। अब वो मराठी क्षेत्र में सेना जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं और दक्षिण कर्नाटक उनके कंट्रोल में, सरकार उनके कंट्रोल में, मैसूर उनके कंट्रोल में। ध्यान से सोचिए, भारत में हर जगह जो है वो उनके सैनिक अपॉइंटेड है। दैट मींस अब कहीं भी उनको सेना की जरूरत हो तो सेना जो है वो तुरंत मूव कर सकती है उनकी, राइट। सो यही जो है वो इसी को माना गया कि चाबी है। लेकिन इस चीज को लेकर भी जो है वो इतिहासकारों में मतभेद है। आगे मैं आपको सवाल जब कराने शुरू करूंगा ना, सवालों के माध्यम से मैं आपको जब टॉपिक समझाऊंगा वहां पर मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि ये हिस्टोग्राफिकल क्वेश्चन बन जाता है। इतिहासकारों के बीच में मतभेद जो है उस पर बेस्ड जो है वो सवाल हम करेंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, टू सीड टू द कंपनी टेरिटरीज यील्डिंग इनकम ऑफ 26 लाख। 26 लाख की टेरिटरी जो है वो 26 लाख की इनकम प्रोड्यूस करने वाली टेरिटरी कंपनी को देनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, टू सरेंडर द सिटी ऑफ सूरत। सूरत जो है वो कंपनी को देना पड़ेगा। उसके बाद टू गिव अप ऑल क्लेम्स फॉर चौथ। निजाम की जो डोमिनियन है, हैदराबाद से जितना भी चौथ प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, चौथ क्या होता है? अब मैं आपको मराठों के एडमिनिस्ट्रेशन में बताऊंगा कि चौथ और सरदेशमुखी क्या है। ये दो टैक्सेस है, चौथ और सरदेशमुखी, ठीक है। तो चौथ जो है वो जितना भी चौथ ले रहे हैं मराठे निजाम से वो लेना बंद करेंगे। उसके बाद
टू एक्सेप्ट कंपनीज आर्बिट्रेरियन इन ऑल डिफरेंसेस बिटवीन हिम एंड निजाम और द गायकवाड़। अब कहने का मतलब ये, अब ये मीठी मीठी बातों से आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि वो बालाजी बाजीराव को ये बोल रहा है कि तुम ना ही निजाम से लड़ोगे ना ही तुम गायकवाड़ से लड़ोगे, राइट। तुम खुद से अब कोई फैसला नहीं लड़ सकते एक्सपेंशन करने का। अगर तुम ये ट्रीटी कर रहे हो ना तो मतलब हम तुम्हारी हेल्प तो करेंगे, तुम्हें एक नॉमिनल हेड तो बनाएंगे, लेकिन पॉलिटिकल शक्ति हम तुमसे सारी छीन लेंगे। यही डेफिनेशन है किसकी, सब्सिडरी अलायंस की, कि पॉलिटिकल शक्ति जो है वो छीन ली जाती है, केवल एक नॉमिनलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, एक नॉमिनल तौर पे हेड बनाया जाता है किसको, जिसके साथ सब्सिडरी अलायंस की जाती है अंग्रेजों द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट टू कीप इन हिज एम्प्लॉयमेंट यूरोपियन को जो है वो अपने एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगाएगा, और खासकर फ्रेंच को नहीं लगाएगा। टू सब्जेक्ट हिज रिलेशंस विद अदर स्टेट्स टू द कंट्रोल ऑफ इंग्लिश, दूसरे राज्यों से जो भी उसको लेना देना है वो अंग्रेजों के माध्यम से लेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट आखिरी में देखेंगे, आर्थर वेलेस्ली जो है वो भाई हैं किसके, लॉर्ड वेलेस्ली, द गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। ये कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि दैट आर्थर वेलेस्ली इज द गवर्नर जनरल। नहीं, आर्थर वेलेस्ली इज द ब्रदर ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। आर्थर वेलेस्ली ने डिफीट किया सिंधिया और भोंसले की आर्मीज को इस सब ट्रीटी के बाद। ये तो ट्रीटी कर ली बाजीराव सेकंड के साथ, और जो दूसरी साइड की पार्टी है, जो बाकी बचे हुए मराठे हैं, उनके साथ अब युद्ध लड़ा किसने, आर्थर वेलेस्ली ने, जिसमें उनको हराया आर्थर वेलेस्ली ने, ठीक है। 1804 में जशवंतराव होलकर ने एक अटेम्प्ट किया एक फिर से कॉलिशन बनाने का, लेकिन अंग्रेजों ने उस अटेम्प्ट को सक्सेसफुल नहीं होने दिया। उसके बाद मराठे जो है वो पूरी तरीके से हार गए, और ब्रिटिशर्स ने उनको एक वैसलेज के रूप में, क्यों, क्योंकि यहां पर आप लाइन से देखिए, डिफीट ऑफ भोंसले 1803 दिसंबर 17, ठीक है, ट्रीटी हुई देवगांव की। उसके बाद सिंधिया को हराया, ट्रीटी हुई सूरत जैन जनगांव की। उसके बाद होलकरों को हराया, ट्रीटी हुई राजपुर घाट में। और आप समझ ही गए होंगे अभी तक इन ट्रीटीज में अंग्रेजों ने क्या लिखवाया होगा उनसे, दैट मीन्स अंग्रेजों ने उनको कमजोर कर दिया होगा पूरे तरीके से। अब ये नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, आइए थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में, ठीक है। अभी तक क्या हमने समझा, अंग्रेजों ने जितनी भी इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी ट्राइब्स हैं उनको जो है वो, नॉट ट्राइब्स लेकिन जो मराठा क्लैन है उनको जो है वो हरा दिया। अब जो बाकी छोटी मोटी अंतिम बची हुई शक्ति है उसको कैसे हराया तीसरे एंग्लो मराठा वॉर में, वो देखते हैं। अब बाजीराव सेकंड जो है ना, उसका जीना दूभर कर दिया अंग्रेजों ने। क्यों, क्योंकि उससे ट्रीटी तो करी उसने, लेकिन पेशवाशिप की जितनी भी इंपॉर्टेंट शक्तियां थी वो बाजीराव सेकंड के हाथ में अब नहीं है। दैट मीन्स बाजीराव सेकंड अब फड़फड़ा रहा है कि मेरे पास तो शक्ति ही नहीं है। अब वो वापस गया किसके पास, कॉन्फेडरेसी के पास। उसने कॉन्फेडरेसी को वापस जोड़ा कि हमें मिलकर जो है वो लड़ना चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन वहां तक बात कैसे पहुंची पहले वो देखते हैं। तो जब मराठे बहुत कमजोर हो गए तो मराठों के लिए जो मर्सनरी का काम करते हैं, यानी भाड़े के जो सैनिक हैं पिंडारी, तो पिंडारियों की इंप्लॉयमेंट चला गया, क्योंकि मराठे शक्ति में नहीं है तो पिंडारी कहां लड़ेंगे। तो पिंडारी लड़ने वाला क्लैन है, तो पिंडारी जो ऐसे कबीले हैं उन्होंने आसपास लूटना शुरू कर दिया। आसपास कौन है, अंग्रेजों का ही तो ट्रेड है अब सारा। सो दैट मीन्स पिंडारियों ने जब लूटना शुरू किया आसपास, तो अंग्रेजों से मतभेद हुए उनके, और पिंडारियों का सपोर्ट कौन कर रहे हैं, मराठे। अंग्रेजों को तो बहाना चाहिए मराठों को अंतिम पूरा का पूरा हटाने का, तो अंग्रेजों ने बहाना यह बनाया कि जो पिंडारी हैं वो हमें समस्या दे रहे हैं और पिंडारियों को सपोर्ट कर रहे हैं मराठे, तो मराठों को पूरी तरह उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। तो यहां पर हमें वही देखने को मिला, द इंग्लिश चार्ज द मराठास विद गिविंग शेल्टर टू पिंडारीज। बाजीराव सेकंड इन 1817 अटैक्ड द ब्रिटिश रेजिडेंसी एट पूना। अप्पा साहिब ऑफ नागपुर अटैक्ड द रेजिडेंसी ऑफ नागपुर। द भोंसले एट नागपुर एंड सिंधिया at Gwalior had also become weak. The Peshwa was defeated at Khirki, Bhonsle at सित्ताबुल्दी और होलकर एट महीदपुर। सब हार गए अंग्रेजों से, ठीक है। जून 1817 में ट्रीटी ऑफ पूना हुई किसके साथ, पेशवा के साथ। नवंबर 1817 में ट्रीटी ऑफ ग्वालियर हुई किसके साथ, सिंधिया के साथ। जनवरी 1818 में ट्रीटी ऑफ मंदासौर हुई किसके साथ, होलकर के साथ। और अंत में जून 1818 में पेशवा ने फाइनली सरेंडर कर दिया और मराठा कॉन्फेडरेसी पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दी गई और पेशवाशिप की जो पोस्ट है उसको खत्म कर दिया गया। पेशवा बाजीराव सेकंड जो है उसको पेंशन पे भेजा गया बिथूर, जो कि कहां था, कानपुर के नजदीक। और शिवाजी के डिसेंडेंट यानी भोसले क्लैन के प्रताप सिंह को वापस बिठाया गद्दी पर, जैसा उन्होंने वोदियार शासक कृष्णा राज
तीसरे के साथ किया था। ठीक है, तो ये हमने समझा कि किस तरह मराठा शक्ति को पूरी तरीके से उखाड़ा अंग्रेजों ने। ठीक है, तो आप समझ गए इन सारे युद्धों के माध्यम से, इन सारे फैक्ट्स के माध्यम से। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, ये सारे फैक्ट्स हैं, इनको इकट्ठा जोड़ के करो, पेपर में जाओ और पेपर की आप जो है वो धज्जियां उड़ा दो। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके पास स्ट्रांग हो और फैक्ट आपके तैयार हो तो आप किसी भी एग्जामिनेशन को पूरे कॉन्फिडेंस से जाओ, उस एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं मैप्स के माध्यम से ये सब कहानी जो मैंने आपको समझाई। ये जो पहला मैप है ये आप देख रहे हैं 1820 के बाद का, और ये जो दूसरा मैप है ये है 1761 का, जब मराठा शक्ति जो है वो अपनी पीक पर पहुंच रही थी। तो यहां पर शुरू और आखिरी में मैं एक कंपैरिजन करना चाहता हूं कि किस तरह मराठा शक्ति जो है वो शुरू से ही निजाम को पूरी तरह से एक्वायर नहीं कर पाई थी, लेकिन बंगाल तक एक्सटेंड किया था उन्होंने, दिल्ली अवध तक एक्सटेंड किया था, राजपूताना को फिर धीरे धीरे जो है वो अपने कंट्रोल में लिया था उन्होंने। 1795 वाले मैप में मैंने आपको दिखाया था। और लेकिन पेशवाशिप के खत्म होने के बाद क्या बचा, ये मराठा एस्टेट्स हैं तो सही, लेकिन सब छोटे छोटे पॉकेट्स में बिखर गई है। मराठा कॉन्फिडरेसी करके कोई भी चीज नहीं है। ये जितना भी पिंक पिंक आपको एरिया दिख रहा है ये पूरा अंग्रेजों के कंट्रोल में है। और आप ध्यान से देख सकते हैं कि वेस्टर्न कोस्ट लाइन पूरी अंग्रेजों के पास है, ईस्टर्न कोस्ट लाइन पूरी अंग्रेजों के पास है। बंगाल, बिहार, अवध, मालवा देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। बंगाल से गुजरात को कनेक्ट करने वाला जो पूरा ट्रेड राउट है, ये जो पूरा लिंक है, इस पूरा का पूरा लिंक अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में किया है। यही वो करना चाहते थे कि बंगाल से उनका क्या जुड़ जाए, बंबई जुड़ जाए, कलकत्ता से बंबई जुड़ जाए, फिर ट्रेन लाइन डाल देंगे उसमें। वो करने के लिए बीच का जितना भी एरिया उसको हराना पड़ेगा, निजाम को कमजोर करना पड़ेगा, मराठों को कमजोर करना पड़ेगा, ये दो बड़ी शक्तियों को हराना पड़ेगा आपको, फिर आपका कॉरिडोर बन जाएगा और फिर आप ट्रेन लाइन डाल देंगे आप। ठीक है, फिर बीच में जितना भी कच्चा सामान है वो उठाएंगे, कलकत्ता भेजना, बंबई भेजना, दोनों आसान हो जाएगा। ठीक है, वही यहां पर हमें होता हुआ दिखा भी। ध्यान से देखिए, इस मैप में आपको सब दिख जाएगा जो जो शक्तियां हैं। निजाम नीचे, मैसूर खत्म हो गया, जितना भी पिंक एरिया ये पूरा किसका है, ये पूरा का पूरा एरिया अंग्रेजों के कंट्रोल में है। ठीक है, उसके अलावा जो अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं है वो है निजाम का एरिया, लेकिन उसके साथ सब्सिडरी अलायंस है। राजपूतों का एरिया सब्सिडरी अलायंस, औध सब्सिडरी अलायंस, मैसूर सब्सिडरी अलायंस। तो अगर ये इनके डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भले ही ना हो, बट स्टिल क्या है, इनके सब्सिडरी अलायंस में है, तो फायदा तो हो ही रहा है अंग्रेजों को उनसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब पंजाब को कैसे कॉन्कर किया। ठीक है, मराठों का हमने समझ लिया पूरा का पूरा, किस तरह मराठों की जड़ें जो है वो अंग्रेजों ने उखाड़ दी। क्यों उखाड़ी, क्योंकि उनको, उनके पास ईस्ट कोस्ट था, उनको वेस्ट कोस्ट चाहिए था, तो मराठों का जाना जो है वो बनता है। अब ईस्ट कोस्ट उनके कंट्रोल में आ गया, मैसूर और मराठों को हराकर वेस्ट कोस्ट उनके कंट्रोल में आ गया। अब है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को पकड़ने की बारी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से अब यहां पर कहानी सुनिए, रशिया और फ्रांस जो है वो जमीनी मार्ग से धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मींस अफगानिस्तान अगर उनके कंट्रोल में आ गया, और अफगानिस्तान की तुर्की, फारसी, अरबी जो ट्राइब्स हैं ये सारी लड़ाकू ट्राइब्स हैं। राजपूतों वाला काम है इनका भी कि ये लड़ते हैं। ठीक है, लड़ना इनके लिए खेल है। अरबियों और तुर्कियों के लिए भी लड़ना खेल है, राजपूतों के लिए भी लड़ना खेल है, इनके लिए आज तक लड़ रहे हैं वो लोग। ठीक है, सो दैट मीन्स ये कि अगर फ्रांस और रशिया के कंट्रोल में वो एरिया आ जाता है अफगानिस्तान का, तो वो बहुत आसानी से भारत में इन्वेड कर देंगे। ठीक है, दैट मीन्स, और भारतीय पूरे उपमहाद्वीप को चलाने लायक एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजों के पास अभी नहीं है। दैट मीन्स भारत में एंटर करने से उन्हें रोकना है किसी तरह अफगानियों को, तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में बफर की जरूरत है, एक ऐसे एरिया की जरूरत है जो एक पैडिंग की तरह, एक क्लैडिंग की तरह, एक बफर की तरह काम करे। वो बफर क्या बनाया अंग्रेजों ने, पंजाब को ट्रीटी ऑफ अमृतसर से। आइए देखते हैं, लेकिन सबसे पहले रणजीत सिंह के क्या रिलेशन है अंग्रेजों के साथ ये समझने की कोशिश करते हैं, और ट्रीटी ऑफ अमृतसर क्या है, जो कि 25 अप्रैल 1809 को की गई। It checked one of the most cherished ambitions of Ranjit Singh to extend his rule over the entire Sikh nation by accepting the river Satluj as boundary line for his dominion and the company's rule. कंपनी रूल जो है वो धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उन्हें पता था कि अभी हम पूरी तरीके से अफगानिस्तान तक नहीं जीत सकते,
हमें अपने और अफगानिस्तान के बीच में बफर चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हाउ पाकिस्तान इज अ बफर बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। अंग्रेजों ने और भारत के उस समय के नेताओं ने किस तरह पाकिस्तान को एक बफर की तरह बनाया, तभी आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में हो रही घटनाओं का असर पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा है, भारत के ऊपर फ्रैक्शंस में है, बहुत कम है। अगर मान लीजिए बंटवारा नहीं हुआ होता तो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में होते हम अफगानिस्तान के साथ, और बहुत भयंकर असर पड़ता अफगानिस्तान में जो घटनाएं घटी हैं उसके बाद, क्योंकि अफगानिस्तान का जो कॉलोनाइजेशन है, मैं आगे आपको समझाऊंगा जब मैं विश्व इतिहास कराऊंगा कि क्यों जो है वो बफर स्टेट बनाने का फंडा क्या होता है। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तरीके से, तब आपको समझ आती हैं ये सब नीतियां कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया, इजराइल का मुद्दा क्या है, फालिस्तीन का मुद्दा क्या है, इन सब मुद्दों को तब समझ आएंगे, समझ पाएंगे आप, राइट। तब तक के लिए हमें तो ये लगता है कि पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए खतरा है और हमारे लिए बहुत बेहतरीन चीज है। पाकिस्तान जब तक है, अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो भारत तक असर नहीं डालेगा। ठीक है, सोच के देखिए इस बारे में। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि जंप टू अ कंक्लूजन, थिंक अबाउट इट, स्टडी अबाउट इट, राइट। इसके बारे में, इन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़िए। तभी मैंने कहा था कि अगर मेरे द्वारा दिए गए किसी ओपिनियन से अगर आप सहमत नहीं होते हैं तो बहुत बेहतरीन बात है वो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे ओपिनियन आप सहमत नहीं होते हैं तो आप जो है वो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, पढ़ने की कोशिश तो कीजिए, देखिए एक बार, और आप जान पाएंगे कि हो सकता है कि कोई निष्कर्ष आप निकाल पाए ऐसा। खैर, लेकिन मैंने आपको बताया ना, इतिहास जो है वो क्या है, एक पॉलिटिकल, एक मनूवर की तरह इस्तेमाल होता है ना। तो मैं किसी पॉलिटिकल एजेंडा या किसी एक तरीके के इतिहास के स्कूल को फॉलो करते हुए इतिहास नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको अलग अलग अप्रोचेज पढ़ाऊंगा। हमें इतिहास में क्या पढ़ना होता है, हमें एक धारणा नहीं क्रिएट करनी, हमें यह समझना है कि इतिहास अलग अलग दृष्टिकोणों से लिखा है, हमें उन अलग अलग दृष्टिकोणों को समझना है। हमें किसी एक दृष्टिकोण को पकड़कर उसको आइडेंटिटी नहीं बनाना। ध्यान रखिए, इस बात को दिमाग में घुसाइए। अगर आप इतिहास पढ़ने की किसी एक दृष्टिकोण को पकड़कर इतिहास उसी सेंस में पढ़े जा रहे हैं, सो दैट मीन्स जो रूलिंग क्लास करना चाहती थी, या जो इतिहासकार जो सेंस है इतिहास लिखने का, उसके लपेटे में आप आ गए, वो प्रोपेगेंडा में आप फंस गए। हमें एक एज अ विद्यार्थी क्या पढ़ना होता है कि इतिहास की अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं, इतिहास के अलग अलग स्कूल हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। उन अलग अलग विचारधाराओं से हमें इन सभी घटनाओं को समझना है, अलग अलग परसेप्शन से, और उसके कंक्लूजन्स प्रिपेयर करने हैं अपने हिसाब से, राइट। नॉट जस्ट किसी एक तरीके के सेंस को पकड़कर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं इस बारे में आप सोचें, बहुत जरूरी है सोचना। हमने सोचना बंद कर दिया है। ठीक है, बहुत सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम फैसलों पर पहुंच जाते हैं बहुत जल्दी, कंक्लूजन जो है वो मतलब एक दो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 हम परसेप्शंस को देखकर कंक्लूजन प्रिपेयर करने लग जाते हैं और मुद्दे की गहराई को नहीं जांचते। खैर, आगे देखिए, वो इतिहास की समझ जो है वो मैं धीरे धीरे डेवलप करूंगा आपके अंदर, टेंशन मत लीजिए, आप जुड़े रहिए, धैर्य रखिए। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको सभी तरीके के इतिहास के जितनी भी अप्रोच है, उन सब अप्रोचेस का मैं आपको जो है वो उन सब अप्रोचेस से आपको कन्वर्जेंट करवाऊंगा, आपको समझ आएंगी वो चीजें। ठीक है, किताबें मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले समय में कि कौन सी किताबें पढ़नी है। फिलहाल मेरे सेशन देखते जाइए और एनसीईआरटीज पढ़ते जाइए, नई और पुरानी। एडवांस किताबों पे मैं धीरे धीरे ले जाऊंगा आपको, किताबों के नाम बता के पढ़ाऊंगा, पेज नंबर दिखा के पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन वो समय आने पर होगा। ठीक है, आगे देखिए, इन जून 1838, अब यहां पर अच्छा, ट्रीटी ऑफ अमृतसर मैं पूरी तरह समझा देता हूं। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, मैं बफर लैंड बता रहा था आपको, राइट। बफर लैंड यानी कि पंजाब को बफर बनाने की जरूरत है। दैट मींस पंजाब और अंग्रेजी डोमिनियन में कोई एक साफ साफ डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और वो डिफरेंस जो है वो नदी सतलुज के माध्यम से किया। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजों ने 1772 से ही एशियाटिक सोसाइटी बंगाल पे काम करना शुरू किया, और भारत के इतिहास को स्टडी करके भारत के खिलाफ जो है वो उसका इस्तेमाल करना शुरू किया है। दैट मीन्स जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का जो एरिया है ना, उसके बारे में अंग्रेजों ने ये समझा है कि यहाँ का जो एरिया है ये टेरिटरीज बटी हुई है नदियों के हिसाब से। ठीक है, दैट मीन्स जो सतलुज और ब्यास, ठीक है, ब्यास और रावी और चिनाब और झेलम और सिंधु, इसके बीच के जो द्वाब है, ठीक है, बिश्त द्वाब है, बाड़ी है, जेच है, रचना है, सिंध सागर है, ये जो 5 द्वाब है ये नदियों के हिसाब से बटे हुए हैं। ये अंग्रेजों ने इतिहास जो है वो स्टडी किया। तो दैट मीन्स
किसी ना किसी एक नदी को आधार बनाकर हम बांट सकते हैं, और नदी किसको आधार माना गया? सतलुज। दैट मीन्स सतलुज नदी से जो भी उत्तर का एरिया है वो सब गया पंजाब के शासक को, सतलुज से जो भी नीचे का एरिया है वो किसको गया? अंग्रेजों को। और नेचुरल बॉर्डर से पंजाब और अंग्रेजों के डोमिनियन और अफगानिस्तान के बीच में पंजाब क्या बन गया? एक बफर स्टेट बन गया। दिस वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कि रणजीत सिंह को करनी पड़ी। जून 1838 में रणजीत सिंह को फिर से जो है वो कंपेल किया गया कि फिर से एक ट्रीटी करे जिसमें ट्रेड राउट्स के ऊपर थी कि उनको सैनिक जो है वो पास करने में वो मदद करेंगे या अलाउ करेंगे। रणजीत सिंह ने रिफ्यूज करा ब्रिटिश सैनिकों को पासेज देने के लिए, पासेज टू ब्रिटिश आर्मी थ्रू हिज टेरिटरी टू अटैक दोस्त मोहम्मद, जो कि अफगानी आमिर है। अब यहां पर जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है ना, इसमें रणजीत सिंह ने अंग्रेजों को यह बोला था कि अफगानिस्तान के साथ जो भी मैं करूंगा, ठीक है। मैं अगर अफगानिस्तान के साथ दोस्ती कर रहा हूं, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं अगर अफगानिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहा हूं, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के रास्ते जो वेस्टर्न तर्ज के हथियार हैं वो पंजाब को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के पास जो है वो कोस्ट लाइन है। अब यहां पर ना, मैंने पिछले भी एक सेशन में बोला था कि अफगानिस्तान के पास कोस्ट लाइन है, और बहुत बच्चे जो है वो ये बोलने लग गए थे कि सर अफगानिस्तान के पास कोस्ट लाइन नहीं है। प्रेजेंटली नहीं है, उस समय थी। अफगानिस्तान जो है वो पूरा का पूरा नीचे कोस्ट लाइन तक फैला हुआ था। वो घटती बढ़ती रही है उनकी टेरिटरीज। फाइनली मैंने आपको बताया ना, वर्ल्ड हिस्ट्री में जब मैं आपको कराऊंगा तो वहां पर समझाऊंगा कि अफगानिस्तान बाद में कैसे कटा है, ठीक है। लेकिन जो बलूच के साथ जो लगता हुआ एरिया है ना, ये पूरा पाश्तो एरिया है। सिंध के बाद पाकिस्तान में क्या था? सिंध था। जो पाश्तो जो एरिया है ना, जो नेचुरल बॉर्डर है बलूचिस्तान का, वो दक्षिण तक जाता है और वो अफगानिस्तान का ही हिस्सा है पूरा का पूरा, ठीक है। कंदाहार से बैठकर जो है वो अरब में ट्रेड किया करते थे जो अफगानी जितने भी सुल्तान रहे हैं, ठीक है। तो अफगानिस्तान के पास बीच बीच में कोस्टल लाइन रही है। कभी ईरान के शासकों ने छीन ली, कभी सिंध के शासकों ने छीन ली, कभी अफगानिस्तान के शासकों ने वापस एक्वायर कर ली, लेकिन प्रेजेंटली वो छिन गई है। ईरान और पाकिस्तान के पास है वो कोस्ट लाइन, प्रेजेंटली अफगानिस्तान के पास कोस्ट लाइन नहीं है, बट इतिहास में कोस्ट लाइन जरूर थी अफगानिस्तान के पास, ठीक है। पाकिस्तान तो 47 में जाकर बना है, 40 में जाकर उसकी जो है वो डिजाइन शुरू हुआ था उसका बनने का। तो पाकिस्तान की बात तो आप बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको समझाऊंगा ये सारा ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनका सीन क्या है, क्यों बने ये, कैसे कैसे इनकी टेरिटरीज बटी हुई है, ठीक है। नाउ रणजीत सिंह के बारे में देखते हैं। रणजीत सिंह मर गए 1839 में, और रणजीत सिंह के मरने के बाद उनका एरिया जो है वो, उनका एम्पायर बंटना शुरू हो गया। अब इस मैप के माध्यम से देखिए, ये आपको दिख रही है सतलुज नदी, सबसे नीचे देखिए सतलुज नदी सिंधु में जाकर मिल रही है, और सिंधु फिर नीचे चलती जाएगी, सिंधु नदी नीचे चलती जाएगी और नीचे जाकर अरब सागर में मिल जाएगी। दैट मीन्स सिंधु नदी जो है वो नेचुरल बॉर्डर बना रही है, और सतलुज जो है वो इन 5-7 नदियों के क्लस्टर की अंतिम नदी है। इसलिए सतलुज को क्या बना दिया गया? बॉर्डर, नेचुरल बॉर्डर। सतलुज के नीचे का एरिया किसका है? अंग्रेजों का। सतलुज के ऊपर ये आप देख रहे हैं, सतलुज से रावी के बीच में, रावी से चेनाब, चेनाब से झेलम, झेलम से सिंधु, उसके बाद गुमल जो नदी है, काबू जो नदी है, ये सारी जो है वो अफगानिस्तान के एरिया की है, ठीक है। तो यहां पर आप 2 मुख्य शहर देख रहे हैं, काबुल और कंदाहार, ठीक है। तो काबुल और कंदाहार जो है ना, इसके रास्ते एंट्री है भारत में। कंदाहार से एंट्री है, कंदाहार से अगर कोई एंटर करता है भारत में तो गोमल दर्रे के रास्ते जो है वो एंटर करेगा और सीधा मुल्तान में एंटर करता है। कोई अगर काबुल से एंटर करता है तो खैबर दर्रे के रास्ते एंटर करता है और सीधा काबुल से खैबर, और खैबर से पेशावर, और पेशावर के बाद लाहौर, और फिर लाहौर से वो अंदर एंटर करता है अमृतसर, और फिर ये दिल्ली वाला पूरा ट्रेड है, ठीक है। सो दैट मीन्स कोई अगर ऊपर से आ रहा है सेंट्रल एशिया से, तो वो भारत में खैबर दर्रे यानी काबुल के रास्ते एंटर करता है। कोई अगर हेरात से आ रहा है यानी कि ईरान से, तो वो कंदाहार से एंटर करता है, ठीक है। तो खैर वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं इन सारी जो बॉर्डर्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आगे देखते हैं एंग्लो सिख वॉर क्या है 1845 से 46। चलिए, द आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट, पहला पॉइंट देखिए, द आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट of the Anglo-Sikh War has been attributed to the action of Sikh army crossing river Satluj on December 11, 1845। स्वाभाविक तौर पे ट्रीटी का वायलेशन किया उन्होंने, सतलुज नदी को पार कर दिया। उसके अलावा और कारण क्या क्या है देखिए। सबसे पहला है
महाराजा रणजीत सिंह के जाने के बाद जो एनार्की फैल गई, महाराजा रणजीत सिंह के जाने के बाद लाइन से जो हर साल एक शासक नया आया उसको मार दिया गया, फिर शासक आया उसको मार दिया गया, जो पॉलिटिक्स उनकी आपस में जो है वो एकदम इंटरमिंगल हो गई, उस वजह से जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ना कहकर आप कहें कि अनार्की फैल गई, वहां पर शासन ही नहीं रहा किसी का, सेना बहुत ज्यादा हावी हो गई जनता पे, और कई बार जो है वो नोबिलिटी और सेना आपस में लड़ रही है। ठीक है, इससे क्या हुआ कि इससे जो है वो बहुत पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी फैल गई, अंग्रेजों को मूव करने में आसानी हो गई बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट, सस्पिशंस अमंग्स द सिख आर्मी अराइजिंग फ्रॉम इंग्लिश मिलिट्री कैंपेन्स टू अचीव द एनेक्सेशन ऑफ ग्वालियर एंड सिंध इन 1841 एंड कंपेनी इन अफगानिस्तान इन 1842। अब अफगानिस्तान को जीतना शुरू करा। अब पंजाब को समझ आती है ये बात कि रणजीत सिंह को ये बात पता था कि पंजाब के साथ बफर बना रहा है अंग्रेज, यानी कि हमें वो इस्तेमाल कर रहा है। रणजीत सिंह को पता था कि हमें वो अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जब अफगानिस्तान में ऑकलैंड ने युद्ध करने शुरू कर दिए, तब पंजाबियों को समझ आने लग गया कि अगर वो अफगानिस्तान को जीत लेंगे तो हमें वो अपने अंदर मिला लेंगे, हम बफर बनेंगे ही नहीं। रणजीत सिंह बफर बनने को क्यों तैयार हुए खुशी खुशी? क्योंकि अगर वो बफर है दैट मीन्स वो आजाद है। ठीक है, अगर वो बफर नहीं है तो वो पूरी तरह उनके कंट्रोल में आ जाएंगे। तो ये सस्पिशन था पंजाबियों के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट, द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंग्लिश ट्रूप्स बीइंग स्टेशन नियर बॉर्डर ऑफ लाहौर किंगडम। लाहौर के आसपास जो है वो बहुत सारे सैनिक आने लगे, पता चल गया इनको कि युद्ध छिड़ने वाला है। उसके बाद ट्रेचरी, युद्ध की घटनाएं क्या वो देखते हैं। द ट्रेचरी ऑफ लाल सिंह और तेजा सिंह, ये दोनों कौन है? सैन्य अधिकारी। ठीक है, लाल सिंह तो खासकर वजीर है। लाल सिंह एंड तेजा सिंह कॉज्ड 5 सक्सेसिव डिफीट्स, युद्ध हुए और 5 जगह पर हारे। कहां कहां पर? मुदकी पे हारे दिसंबर 1845, फिरोज शाह में हारे दिसंबर 21-22 1845, बुडेलवाल में हारे, उसके बाद अलीवाल में हारे, उसके बाद सबराव में हारे। तो लगातार सिख सेना की हार हुई, जबकि उनकी सेना की संख्या बहुत थी और वो भी वेस्टर्न तर्ज पे तैयार थे, स्टिल वो हार गए। ठीक है, लाहौर, अंत में लाहौर जो है वो 20 फरवरी 1846 में हार गया। एंड लाहौर दरबार में जो है वो सिखों की कैपिटल थी, जो उनकी वर्किंग कैपिटल थी, यानी कि जो उनकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल थी वो कहां थी? लाहौर में। और जो उनकी रिलीजियस कैपिटल थी वो थी अमृतसर में। ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है उसके बाद मार्च 8 1846। वॉर इंडेमनिटी यानी कि जो युद्ध की क्षतिपूर्ति है 1 करोड़ रुपए लिया गया। उसके अलावा जालंधर, दोआब, ब्यास और सतलुज के बीच का जो एरिया है वो कंपनी में जोड़ दिया गया। ब्यास और सतलुज के बीच का एरिया समझ रहे हैं आप? जालंधर दोआब बहुत ज्यादा जो है वो उपजाऊ क्षेत्र है। अब सतलुज से ब्यास तक का एरिया जो है वो अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब अंग्रेज धीरे धीरे लैंड एक्वायर कर रहे हैं उनका, देखिए। उसके अलावा लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट बिठाया जाएगा, और ब्रिटिश रेजिडेंट के तौर पे पहले जो व्यक्ति पहले जो ब्रिटिश रेजिडेंट रहे पंजाब के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पंजाब के पहले ब्रिटिश रेजिडेंट कौन है? तो हेनरी लॉरेंस उनका नाम है। सिख आर्मी की संख्या को जो है वो घटाया गया। उसके अलावा दलीप सिंह को जो है वो शक्ति पर बिठाया गया, जो कि रानी जिंदान के लड़के हैं। दलीप सिंह कौन है या रानी जिंदान कौन है? तो रानी जिंदान जो है वो बेवा है किसकी? राजा रणजीत सिंह की। ठीक है, यानी कि उनकी विधवा है। तो राजा रणजीत सिंह की विधवा है रानी जिंदान, और उनके पुत्र हैं दलीप सिंह, जो कि बहुत छोटे हैं उम्र में अभी। उनको जो है वो पंजाबी शासक घोषित किया गया लाहौर दरबार में, और उसकी जगह उनका रीजेंट जो है वो रानी जिंदान को बनाकर बिठाया गया, और लाल सिंह जो है वो वजीर बनाया गया। Since the Sikh were not able to pay the entire war indemnity, Kashmir including Jammu was sold to गुलाब सिंह। सिख जो है वो पूरा 1 करोड़ रुपए नहीं दे सके, गुलाब सिंह को कश्मीर और जम्मू जो है वो बेच दिया गया। और एंड ही वॉज रिक्वायर्ड टू पे 75 लाख, और गुलाब सिंह को बोला गया कि तुम 75 लाख रुपए दोगे। अब उसके बाद सिखों ने या सिखों ने जो है वो एक और ट्रीटी करी, ट्रीटी ऑफ भैरोवाल, दिसंबर 1846 में हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रीटी ऑफ भैरोवाल याद रखेंगे, ये बहुत कम बच्चों को पता चलता है और ये सवाल बना है। ट्रीटी ऑफ भैरोवाल क्या होता है? रानी जिंदान को जो है वो हटा दिया गया एज अ रीजेंट, एंड अ काउंसिल ऑफ रीजेंसी ऑफ पंजाब वाज सेट अप। द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 8 सिख सरदार प्रिसाइडेड ओवर द इंग्लिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस। तो जो हेनरी लॉरेंस है ना, उसने किसको बिठाया था? दलीप को, राजा।
और दिलीप की माता जो है वो जिंदान, वो बनाया था उसकी रीजेंट। रीजेंट का मतलब कि दिलीप तो छोटा है, उसकी जगह पर वो शासन करेंगी। ठीक है, तो ये जो दूसरी ट्रीटी है हमने जो देखी, ट्रीटी ऑफ, देखें आप यहां पर भैरोवाल, इसमें रानी जिंदान को हटा दिया गया और उसकी जगह 8 सिख सरदारों की एक काउंसिल बिठाई गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब देखते हैं सेकेंड एंग्लो सिख वॉर क्या हुआ। अब रानी जिंदान जो है वो गई रोती रोती दिल्ली आई वो, और डलहौजी से मिली, लॉर्ड डलहौजी से। उनको बोला उन्होंने कि ऐसा तो काम नहीं चलेगा, मुझे वहां पर शक्ति से हटा दिया है। अब देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा। मूलराज, द गवर्नर ऑफ मुल्तान, वॉज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू सिख गवर्नर ओवर द इश्यू ऑफ इंक्रीज इन एनुअल रेवेन्यू। डिस्टर्बेंस देखते हैं कैसे पैदा हुई। मूलराज को जो है वो हटाया गया। मूलराज को हटाया गया तो मूलराज ने रिवोल्ट कर दिया। मूलराज रिवोल्टेड एंड मर्डर्ड 2 इंग्लिश ऑफिसर अकम्पनिंग द न्यू गवर्नर। 2 अंग्रेजी अफसर को भी मार दिया। शेर सिंह वॉज सेंट टू सप्रेस द रिवोल्ट बट ही हिमसेल्फ ज्वाइंड मूलराज। लॉर्ड डलहौजी फिर खुद गए पंजाब। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या, बेसिकली सिखों को सिखों से लड़ाने की कोशिश कर रहे थे अंग्रेज, और उन्होंने गुटबंदी कर दी। लॉर्ड डलहौजी फिर खुद आए लड़ने के लिए। तो लॉर्ड डलहौजी जब आया, 3 इंपॉर्टेंट बैटल हुई। पहली हुई बैटल ऑफ रामनगर, उसके बाद बैटल ऑफ चिलावाला और बैटल ऑफ गुजरात। अब ये गुजरात जो है वो राज्य गुजरात नहीं, गुजरात एक शहर है लाहौर से आगे। ठीक है, तो बैटल ऑफ रामनगर वाज लेड बाय सर ह्यू गो एंड कमांडर इन चीफ जो है वो कंपनी का था वो। उसके अलावा बैटल ऑफ चिलियावाला जनवरी 1849 में लड़ी गई। बैटल ऑफ गुजरात फरवरी 21 1849 में। तीनों का रिजल्ट क्या हुआ, सिख आर्मी हार गई। फाइनली सिख आर्मी ने रावलपिंडी में सरेंडर कर दिया और जो उनके अफगानी साथी थे वो छोड़कर भाग गए। ये क्यों हुआ, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने खुद जो है वो इंटरवीन किया युद्ध में। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं यहां पर, रिजल्ट एट द एंड ऑफ द वॉर क्या हुआ। सरेंडर ऑफ सिख आर्मी एंड शेर सिंह इन 1849, annexation of Punjab, and for his services the Earl of Dalhousie was given the thanks of British Parliament and a promotion in peerage as Marquis। यहां पर अर्ल ऑफ डलहौजी को मार्किस बनाया गया। अब लॉर्ड डलहौजी जो है ना, डलहौजी उसका सरनेम नहीं है, डलहौजी एक जगह का नाम है, राइट, और वहां का वो अर्ल है। अर्ल जो है वो एक पोस्ट होती है। ठीक है, मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में समझाऊंगा ब्रिटेन की जो हायरार्की है कि एक मार्कस क्या होता है, अर्ल क्या होता है, ड्यूक क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, नाइट क्या होता है, लॉर्ड क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, नाउ उसको अर्ल से मार्कस बनाया गया और डलहौजी जो है वो डलहौजी से बिलोंग करता था वो ब्रिटेन में, इसीलिए उस डलहौजी के नाम पे उसने चंबा जिले में हिमाचल प्रदेश के डलहौजी नाम का एक शहर बनाया होगा। आपने सुना होगा डलहौजी के बारे में, एक बहुत फेमस टूरिस्ट पॉइंट है। सो नेक्स्ट पॉइंट, सेटिंग अप ऑफ 3 मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट टू गवर्न पंजाब कंप्राइजिंग ऑफ लॉरेंस ब्रदर्स हेनरी और जॉन और चार्ल्स मेंसल। और 1853 में बोर्ड वाज नलिफाइड एंड पंजाब वाज प्लेस्ड अंडर अ चीफ कमिश्नर। जॉन लॉरेंस बिकेम द फर्स्ट चीफ कमिश्नर। अब यहां पर ध्यान रखना है, जॉन लॉरेंस के नाम पे 2 कीर्तियां हैं। पहली कीर्ति क्या, पहला रीजेंट कौन बना पंजाब का, जॉन लॉरेंस। और दूसरी कीर्ति क्या है कि पहला चीफ कमिश्नर कौन बना पंजाब का, तो जॉन लॉरेंस। और अंत में इस मैप के माध्यम से हम देखते हैं कि भारत की स्थिति 1857 के आसपास क्या थी और उससे पहले जो है वो क्या थी, 1805 और 1857, 2 मैप है ये, पहला 1805 का है, दूसरा 1857 का है। 1805 में आप देख रहे हैं सिख की शक्ति जो है वो आपको सतलुज नदी के नीचे तक आती हुई दिखेगी। उसके नीचे राजपूताना, नीचे मराठा, निजाम, कर्नाटक और उसके अलावा मैसूर, बंगाल की शक्ति, अवध की शक्ति, नेपाल, नीचे सिंध और अफगान शक्ति है। ये सारी आपको दिख रही है, नजर आ रही है इस मैप में, राइट। दूसरी साइड 1857 के आसपास आप देख रहे हैं जितना भी पिंक एरिया है ये सारा अंग्रेजों का है। ठीक है, और जितना बाकी बचा हुआ एरिया है इस सब के साथ अंग्रेजों ने क्या करवा रखी है, इनसे सब्सिडरी अलायंस। कश्मीर सब्सिडरी अलायंस में है। पूरा का पूरा जितना पिंक एरिया है, देखिए पंजाब 46 के बाद जो है वो पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में, सिंध को कॉन्केस्ट किया, राजपूतों के साथ सब्सिडरी अलायंस है, मराठों को हराया, निजाम के साथ सब्सिडरी अलायंस है, उसके नीचे मैसूर के साथ सब्सिडरी अलायंस है।
राइट। तो ये सारा एरिया जो है वो 1857 में पॉलिटिकल कंट्रोल पूरा का पूरा नहीं है। आप ध्यान से देखिए, जहां जहां पर ये जो येलो या ग्रीन है बीच में, दिस इज नॉट द पॉलिटिकल कंट्रोल। और ये येलो और ग्रीन क्या है? तो जो ग्रीन वाला एरिया है वो मुस्लिम रूल्ड है, जो येलो वाला एरिया है वो हिंदू रूल्ड है, और जो पिंक वाला एरिया है वो ब्रिटिशर्स द्वारा रूल्ड एरिया है। तो आप देख पा रहे हैं 1857 में इस तरह थी भारत की कंडीशन, और 1805 में ये कंडीशन थी भारत की, राइट। तो जो पॉलिटिकल एकीकरण की मैं बात करता हूं वो अंग्रेजों ने 1857 तक करी है। तो आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। आज के सेशन में हमने क्या देखा कि किस तरह अंग्रेजी शक्ति भारत में एक्सपेंड हुई। इससे पिछले वाले सेशन में ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, उसमें मैंने कैरनेटिक, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के माध्यम से मैंने आपको समझाया था कि किस तरह जो ईस्टर्न कोस्ट वाला एरिया है उसको अपने कंट्रोल में लिया अंग्रेजों ने। आज हमने समझा कि जो भारतीय प्रायद्वीप या पेनिनसुला का वेस्टर्न कोस्ट वाला एरिया है, अंग्रेजों ने उसको कैसे अपने कंट्रोल में किया, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को कैसे कंसोलिडेट किया अंग्रेजों ने। सो ब्रिटिश एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन का आज हमने दूसरा सेशन किया। एक हम पहला कर चुके हैं, तीसरा सेशन में एक और लेकर आऊंगा आगे आने वाले दिनों में, ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन का। उसमें जो बचे हुए एरिया है, जो सिंध है, आप मैप में देख पा रहे हैं, जो सिंध का एरिया यहां पर जो कर लिया है वो, उसके अलावा नेपाल के साथ एंग्लो सिंध, एंग्लो अफगान, एंग्लो नेपाल, एंग्लो बर्मीज, एंग्लो भूटान, ये सारे युद्ध जो है मैं आगे आने वाले सेशन में आपको कराऊंगा। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर की जो टेरिटरीज हैं उन सबको कैसे कंसोलिडेट किया अंग्रेजों ने, तीसरे सेशन में हम वो करेंगे आगे आने वाले में। उससे पूरा का पूरा टॉपिक हमारा प्रिपेयर हो जाएगा, क्या कि ब्रिटिशर्स ने भारत पे एक्सपेंड कैसे किया। एक बार जब ब्रिटिशर्स को मैं एक्सपेंड करवा दूंगा पूरे भारत में, तब मैं लेकर आऊंगा उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को। उसके बीच में मैं एंशिएंट और मेडिवल के सेशंस भी लाता रहूंगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला ना कि पैटर्न बन जाएगा धीरे धीरे, मैं आपको रियलाइज करवाऊंगा कि पैटर्न है। जुड़े रहिए, राइट, धैर्य रखिए। सो आज हमने ये सब समझा, तो आई होप आपको समझ आया होगा पूरा का पूरा सेशन और मजा आया होगा पढ़ने में, राइट। अंत में जाते जाते मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा सीएससी एस्पायरेंट्स के लिए कि स्टडी आईक्यू की एप्लीकेशन को वो इंस्टॉल करें और जाकर देखें कि 1300 से प्लस वीडियोस अगर उनको मिलती है देखने में तो कितने सारी इंफॉर्मेशन है। डेली के करंट अफेयर उनको मिलेंगे, डेली की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, डेली के जो है वो डाउट सॉल्विंग, बहुत सारा जो है वो मटेरियल अवेलेबल है उस एप्लीकेशन पे। जाइए एंड मेक श्योर यू चेक दैट आउट। इंस्टॉल कीजिए उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से अपने एंड्रॉइड डिवाइस पे, राइट। सो आज के सेशन में केवल इतना ही, आज का सेशन मैं खत्म करता हूं। मेरा नाम है विशाल चौहान, मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।